discussing about मनी एंड बैंकिंग. ओके, सो आप लोगों के उसमें आई होप आप लोग देख पा रहे हैं इसको, मनी एंड बैंकिंग को. सो आज हम बात करेंगे मनी की. व्हाट इज मनी? मनी मनी की नीड क्या थी? सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द स्टार्टिंग कि मनी की जो नीड है उसका जनरेशन कहाँ से हुआ. पहले आपको पता होगा, जैसे आपने कहानियाँ सुनी होंगी कि पहले बार्टर सिस्टम चलता था. बार्टर सिस्टम मतलब जैसे सपोज मुझे गेहूं चाहिए और किसी को कपड़े चाहिए, तो मैं उनको कपड़े दूंगी और वो मुझे गेहूं दे देंगे. तो दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम, लाइक एक्सचेंज. उसमें चीज़ों के एक्सचेंज से काम हो जाता था पहले. सो एक्सचेंज जो है वो एक हमारी ज़रूरत थी. तो एक्सचेंज इज़ अ सेंट्रल सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ. ऑब्वियसली वी हैव नीड्स, और हमारी इतनी नीड्स हैं कि हमें ऑब्वियसली सिंपल कपड़े ही नहीं चाहिए होंगे, खाने की चीज़ें चाहिए होंगी और ज़रूरत की चीज़ें चाहिए होंगी. तो उसके लिए एक एक्सचेंज ज़रूरी होता है. तो मनी की जो नीड जो जनरेट हुई, दैट वाज फ्रॉम एक्सचेंज. जब हमें एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ी तो हमें एक मीडियम चाहिए था. तो मनी जो है वो एक तरह से मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह उसने वर्क किया. उसकी जो नीड थी वो वहाँ से जनरेट हुई. नाउ एन इंडिविजुअल डज नॉट प्रोड्यूस हिमसेल्फ ऑल दैट नीड्स. ऑब्वियसली हम सारी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर सकते. कोई भी प्रोड्यूसर है, कोई स्पेसिफिक प्रोडक्शन कर सकता है, लाइक फार्मर्स हैं. तो फार्मर्स ऑब्वियसली एग्रीकल्चर में लाइक वीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, जितने भी मिलेट्स हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, दाल राइस वगैरह सब प्रोड्यूस कर सकते हैं, पर वो ऑब्वियसली कपड़े की फैक्ट्री नहीं खोल सकते. सो हमेशा जो प्रोड्यूसर है वो स्पेसिफिक नीड्स में मतलब वर्क करता है. और for his existence he depends upon many other satisfaction of his wants. एक obviously एक जो human है, human की जो wants हैं वो बहुत ज़्यादा हैं. मुझे एक चीज़ में सेटिस्फेक्शन है या मुझे दूसरी चीज़ भी चाहिए या तीसरी चीज़ भी चाहिए, तो ज़्यादा हमारी वांट्स हैं. तो उसकी वजह से मनी की नीड हुई. ओके, अब ना हम बार्टर सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि उसके क्या क्या फीचर्स थे जो वो सबसे पहले बार्टर सिस्टम चलता था. इन प्रिमिटिव स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ह्यूमन नीड्स वेरी लिमिटेड. मतलब उनको कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी. आपने जैसे देखा टेक्नोलॉजिकल जैसे जैसे एडवांसमेंट होता गया या हमारी इकोनॉमी बढ़ती गई, हमारी नीड्स भी बढ़ती गई. हमारी ज़रूरतें, हमारी लाइक वांट्स की हम क्या क्या चीज़ें चाहते हैं. पर पहले ये जो नीड्स थी बहुत लिमिटेड थी. मतलब सिंपल रोटी कपड़ा और मकान वाली नीड होती थी. तो उसमें जो एक्सचेंज था वो बहुत ईजी था कि खाना देकर कपड़े ले लेना या कुछ बदले में कुछ देना है, कुछ सामान देना है. तो जो मार्केट ट्रांजैक्शंस वर लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ गुड्स. मतलब जैसे मैं हूँ और मुझे ये पर्टिकुलर सामान चाहिए, मैंने अपने पड़ोसी को ये सामान दिया, मेरे पड़ोसी को दूसरा सामान चाहिए जो कि मेरे पास था, मैंने उसको वापस कर दिया, मैंने उसको वो वाला सामान दे दिया. तो दिस इज कॉल्ड लिटिल बार्टर सिस्टम. बार्टर मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स. तो मतलब किसी पर्टिकुलर थिंग के बदले मैंने कोई दूसरी चीज़ ही दी. मतलब मैंने वहाँ पर मनी नहीं दिया, मैंने चीज़ के बदले चीज़ दी. तो द इकोनॉमी बेस्ड ऑन बार्टर सिस्टम कॉल्ड, उसे सीसी इकोनॉमी बोलते थे. ठीक है, मतलब हम सीसी इकोनॉमी मतलब बार्टर सिस्टम, मतलब यहाँ पर कमोडिटी है, सीसी मतलब सी मतलब कमोडिटी. तो कमोडिटी के बदले मैं दूसरी कमोडिटी दे रही हूँ. बार्टर सिस्टम प्रैक्टिकल हो सकता था कि अगर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं होता. मान लो आप हो और आपको गेहूं चाहिए, आपके पड़ोसी को भी गेहूं चाहिए, पर आप दोनों के पास गेहूं नहीं है, पर दोनों के पास कपड़े हैं. अब कपड़े से भूख नहीं मरेगी. सो यहाँ पर जो डबल वांट का या डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का प्रॉब्लम आया, इसी की वजह से बार्टर सिस्टम मोस्टली फेल हुआ. तो ट्रेडिंग कॉस्ट जो होती थी, एक तो लाइक सामान को कहाँ से सर्च करना है, कहाँ पर क्या मिलेगा, और उसका वेट करना, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स बार्टर एक्सचेंज में आई. सो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, साइमल्टेनियसली फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वांट्स बाय बायर्स. देखिए जैसे आप यहाँ पर एक पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ये इनके पास सेब है और इनके पास गेहूँ है. आई थिंक आप स्क्रीन देख पा रहे हैं. गेहूँ के बदले यहाँ पर वो सेब ले रहे हैं. पर मान लो दोनों को ही एक ही चीज़ चाहिए, तो ऑब्वियसली पॉसिबल उनके लिए ये एक्सचेंज करना नहीं हो पाएगा.
वो तभी वर्क कर सकता है जब दोनों के पास अलग-अलग चीज़ें हों। अब आता है लैक ऑफ यूनिट मेजर ऑफ वैल्यू। अब स्पेशली अब आप देखो कि अगर आप रोटी के बदले आप कपड़े चाहिए होंगे आपको या फल के बदले सब्जी चाहिए होगी, तो उन दोनों का जो वैल्यू है आप मेज़र कैसे करोगे? मतलब मैंने 4 सेब दिए और 1 किलो गेहूँ लिया, तो 4 किलो सेब 1 किलो गेहूँ के बराबर कैसे हैं? मतलब ये मैं नहीं समझा पाऊँगी या ये मैं नहीं बता पाऊँगी। तो इसमें जो मेज़र ऑफ वैल्यू है, बार्टर सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई मेज़र ऑफ वैल्यू की, कि हम गुड्स और सर्विसेज़ का इवैल्यूएशन नहीं कर पाए। सो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इन द एब्सेंस ऑफ ए कॉमन यूनिट ऑफ मेज़रमेंट, इवैल्यूएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज़ इज़ नॉट पॉसिबल। और इन द एब्सेंस ऑफ कॉमन यूनिट्स प्रॉपर अकाउंटिंग इज नॉट पॉसिबल। मतलब 1 किलो गेहूँ कैसे वो उन 4 सेब के बराबर में है, पॉसिबल ही नहीं है कि मैं उनको बराबर उस पे ले आऊँ। और जैसे मैंने पहला एग्ज़ाम्पल दिया कि अगर मुझे 10 किलो गेहूँ चाहिए तो मुझे कितने कपड़े देने चाहिए या कितने कपड़े लेने चाहिए? यो आई मीन कितना गेहूँ लेना चाहिए? अगर मेरे पास 4 कपड़े हैं तो कितना आएगा? तो ये जो मेज़र ऑफ वैल्यू जो था बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं था। और लैक ऑफ divisibility. How to exchange goods of unequal value. Obviously, if a household wants to sell his cow and get an exchange cloth, मतलब एक गाय देकर आप कपड़े लेना चाह रहे हैं, तो उनकी भी जो वैल्यू है ऑब्वियसली डिवाइड नहीं हो सकती थी। मतलब अगर हम किसी कमोडिटी को या किसी जो मेजर नहीं कर पा रहे हैं इस एक्सचेंज को, तो उसकी डिविजिबिलिटी भी पॉसिबल नहीं है। ओके, मतलब अगर मैं 4 सेब गेहूँ के बराबर नहीं कर पा रही हूँ 1 किलो, तो मैं उनको डिवाइड भी कैसे करूँगी? ठीक है? सो लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। यहाँ पर एक प्रॉब्लम और थी बार्टर सिस्टम में कि इट वाज़ डिफिकल्ट फॉर पीपल टू स्टोर वेल्थ फॉर फ्यूचर यूज़। मतलब वेल्थ एकोमोडेट करना पॉसिबल नहीं था। जैसे आज हमारे पास मनी है, वी कैन स्टोर इट, वी कैन परचेज थिंग्स, बट वहाँ पर ये नहीं पॉसिबल था। अब एक पर्सन को अगर रोटी चाहिए, खाना चाहिए या गेहूँ चाहिए, तो वो कितना गेहूँ स्टोर करेगा? और तो ये जो लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, आप इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा क्योंकि जो-जो मैं प्रॉब्लम्स बार्टर सिस्टम में बता रही हूँ, उसी से मनी की जनरेट है और उसी से मनी के फीचर्स निकल कर आएँगे। तो यहाँ पर जो बार्टर सिस्टम था डज़ नॉट प्रोवाइड एनी मेथड ऑफ स्टोरिंग। कितने कपड़े आप स्टोर कर सकते हो? कितना खाना स्टोर कर सकते हो? एट लीस्ट आपको वो कहीं न कभी देना पड़ेगा कुछ और लेने के लिए। सो वहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं थी स्टोर ऑफ वैल्यू की। इट इन्वॉल्व्स कॉस्टली स्टोरेज। ऑब्वियसली अगर गेहूँ को स्टोर करना हो तो आपके पास एक स्टोरेज फैसिलिटी होना चाहिए या कपड़ों को स्टोर करना हो तो आपके पास बहुत बिग स्पेस होना चाहिए जहाँ पे आप कर सको। तो स्टोरेज पॉसिबल नहीं था बार्टर सिस्टम में। अब आते हैं लैक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। बार्टर सिस्टम लैक्स अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। इट क्रिएट्स प्रॉब्लम इन एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। डेफर्ड क्या होता है? मतलब डेफर्ड मतलब एक उधारी। मैंने आपसे अगर 1 किलो गेहूँ उधार लिया या 10 किलो गेहूँ उधार लिया, तो मैं आपको वो 10 किलो गेहूँ ही मुझे वापस करना पड़ेगा। अब मैं आपको वो 10 किलो गेहूँ आज ले रही हूँ, पर 10 किलो गेहूँ ही वापस करना पड़ेगा। तो एक स्टैंडर्ड नहीं था। मतलब 10 किलो गेहूँ मतलब बाद में कितने कपड़ों में मिलेगा या कितना एक्सचेंज करके मुझे वापस मिलेगा। एक तरह से कोई स्टैंडर्ड नहीं था उसका। तो बोरोइंग और लैंडिंग जो थी मतलब पैसे उधार लेना और देना दोनों ही डिफ़िकल्ट था। एज़ अ रिज़ल्ट फ्यूचर पेमेंट्स आर टू बी स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। तो फ्यूचर पेमेंट्स मतलब होती थी जैसे आज मैंने आपसे कुछ उधार लिया कि मैं आपको ये चीज़ 10 दिन बाद दूँगी। मतलब सपोज़ करो मैंने आपसे 10 किलो गेहूँ लिया, पर मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं 10 दिन बाद आपको कपड़े दूँगी। तो ये एक तरह से लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। दैट्स व्हाई दीज़ वर द प्रॉब्लम्स, दैट्स व्हाई बार्टर सिस्टम फेल्ड। तो उसके बाद जो इवोल्यूशन ऑफ मनी, तो जो देखिए जब बार्टर सिस्टम फेल हुआ तभी मनी का इवोल्यूशन हुआ। Due to above limitations of barter system, the exchange process tends to be highly inefficient.
एज जैसे कि आपने देखा उसमें मेजर वैल्यू नहीं हो सकती थी कमोडिटीज़ की, एंड आप वो नहीं कर सकते थे, स्टोरेज नहीं कर सकते थे, तो उसकी वजह से बार्टर सिस्टम फेल हो गया. Up now, it was to overcome these difficulties that money was invented by society due to increasing scale of industrialization and commercialization. तो हमारी जो ज़रूरतें जैसे जैसे बढ़ती गई, जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता गया, उसके बाद मनी का नीड आया. ओके, कि एक कॉमन एक ऐसा वो चाहिए, मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिससे सारी प्रॉब्लम्स जो बार्टर सिस्टम में थी वो सॉल्व हो सकें. सो मनी भी धीरे धीरे टाइम के साथ इवॉल्व हुआ है. पहले कमोडिटी मनी, मतलब जैसे कमोडिटी मतलब जो महंगी चीज़ें थी, जैसे बार्टर सिस्टम में ऑब्वियसली कपड़ा, यहाँ पे आप फल देख रहे हैं उसमें स्क्रीन पर, तो वेरियस टाइप्स ऑफ कमोडिटीज लाइक काउस, सीशल्स, लेदर, कुछ जो महंगी चीज़ें थी वो एक तरह से मनी के तरह से वर्क करती थी पहले. फिर आपने देखा होगा, अगर आपने पुरानी मूवीज़ देखी होंगी ये राजा महाराजा वगैरह की, तो आप देखते हैं, मतलब आपने नोटिस किया होगा कि जो कॉइन्स वो यूज़ करते थे, या तो गोल्ड कॉइन्स यूज़ करते थे या सिल्वर कॉइन्स यूज़ करते थे, उनके पास मुद्राएं होती थी, मुद्राएं कि राजा ने इतनी मुद्रा गिफ्ट करी हैं. तो दैट वाज मेटालिक मनी. तो कमोडिटी मनी मतलब बार्टर सिस्टम के बाद जो आया मेटालिक मनी. ओके, मेटालिक मनी के बाद अभी जो प्रेजेंट जो मनी है, इट वाज ड्यू टू इनकन्वीनियंस इन यूज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर को भी यूज करना पॉसिबल नहीं था बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ दैट. So it was due to inconvenience in use of gold and silver that invention of paper money facilitated huge transactions requiring the use of money. तो पेपर मनी जो कि अब आया, वो इस तरह से इवॉल्व हुआ कि पहले हमने कमोडिटी में मनी को एक तरह से ट्रांजैक्शन किया. फिर मेटलिक मनी आया, जो कि पुराने राजा महाराजा लोग यूज़ करते थे, गोल्ड कॉइन्स एंड सिल्वर कॉइन्स, एंड नाउ वी यूज़ दैट इज़ पेपर मनी. सो पेपर जो मनी है, पेपर मनी नाउ इट इज़ वी यूज़ इट. उसके बाद आया बैंक ऑफ क्रेडिट मनी. अब बैंक ऑफ क्रेडिट, क्योंकि अभी भी आप देख रहे होंगे हमारे पास बहुत सारी डिजिटल सर्विसेज हैं. अब बैंक ऑफ क्रेडिट मनी क्या होता था? बैंक ऑफ क्रेडिट मनी इन्वेंट हुआ था कि ट्रांजैक्शन को कन्वीनियंट बनाया जा सके. तो चेक्स वगैरह जो होते हैं, ड्राफ्ट वगैरह होते हैं, कि हर वक्त पॉसिबल नहीं होता कैश में डील करना, पेपर मनी देना. तो दैट्स वाई बैंक ऑफ क्रेडिट मनी इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज मनी. ओके, देन आफ्टर दैट we got plastic money. Obviously, you all must be having this ATM cards, credit cards. So this is called plastic money. And then आजकल हम एक चीज़ और देखते हैं, दैट इज ई मनी. मॉनेटरी वैल्यू जो है टेक्निकल डिवाइस है, मतलब ऑब्वियसली आपके पास ये क्या कहते हैं, पेटीएम सर्विसेज हैं, गूगल पे. व्हाट इज दिस? लाइक दिस इज ई मनी, कि आपकी पेटीएम वॉलेट में इतना पैसा पड़ा हुआ है, गूगल पे में इतना मनी पड़ा हुआ है, तो दैट इज ई मनी. तो जो ई मनी है, अब ई मनी के बाद एक करेंसी आजकल और चल रही है, जैसे हम मनी के उसमें देखते हैं, दैट इज क्रिप्टो करेंसी. आई डिड नॉट मेंशन हियर, बट यू शुड नो कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है. क्रिप्टो करेंसी इट्स अ सॉर्ट ऑफ डिजिटल करेंसी. ये जितना भी सारा जो मनी है, ये जैसे मैंने आपको दिखाया, ई मनी, प्लास्टिक मनी, बैंक ऑफ क्रेडिट मनी एंड पेपर मनी, दिस इज ऑल रेगुलेटेड बाय आरबीआई. ये सब चीज़ें रेगुलेट होती हैं. बट एक जो चीज़ आया, क्रिप्टो मनी, क्रिप्टो करेंसी जिसे बोलते हैं, CRYPTO, ओके, क्रिप्टो, CRYPTO, ओके. क्रिप्टो करेंसी में दिस इज अ डिजिटल करेंसी, और वो सिर्फ कंप्यूटर पे लॉगिन होते हैं. इट्स नॉट अ रियल करेंसी, इट्स अ वर्चुअल करेंसी, एंड इट इज़ नॉट रेगुलेटेड बाय आरबीआई. सो मोस्टली गैम्बलिंग या कैसीनोज जो होते हैं, वो क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करते हैं. ओके, सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इवोल्यूशन ऑफ मनी, जैसे आपने यहाँ पर मैंने एक पिक्चर के थ्रू दिखाया है कि पहले बार्टर सिस्टम था, देन गोल्ड, देन कॉइन्स, फिर पेपर मनी आया, अभी प्लास्टिक मनी आ गया, इलेक्ट्रॉनिक मनी आ गया, नाउ क्रिप्टो करेंसी. क्रिप्टो करेंसी इज इट्स वर्चुअल. क्रिप्टो करेंसी सिंपल एक डिजिटल मनी है जो कि सिंपल अकाउंट में दिखता है. वी कैन नॉट रियलाइज इट, ओके, बट वी कैन, इट वर्क्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. बट
ऐसा नहीं है क्रिप्टो करेंसी दूसरे पर्सन के पास भी क्रिप्टो करेंसी होना चाहिए तभी वो एक्सचेंज होगा. सो दिस इज कॉल्ड ऑफ अ डिजिटल मनी, वर्चुअल मनी. अब नाउ मनी की मीनिंग क्या है? ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पे. मनी मीनिंग एंड फंक्शंस कि क्या मनी का मीनिंग है, और एक मनी का इवोल्यूशन पे भी क्वेश्चन आता है और मनी के मीनिंग और फंक्शंस पे भी क्वेश्चन आता है. In the words of Walker, Walker was a monetarist, and he said money is what money does. There's a very good quote. कोई भी आपको जब भी money and banking पढ़ाएगा या like economist कोई भी बोलेगा तो money is what money does is a very important quote of Walker. He said money is anything which is generally accepted as a medium of exchange. पैसा क्या है? पैसा जो करता है वो पैसा है. So पहले मैंने आपसे कहा था कि बार्टर सिस्टम में आप याद रखिएगा क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें आए. तो पहले हमें प्रॉब्लम आई थी मीडियम ऑफ एक्सचेंज. हमारे पास कोई मीडियम नहीं था एक्सचेंज करने का कि हम कमोडिटीज एक्सचेंज कर रहे थे. तो यहाँ पर मनी क्या करता है? मनी वर्क्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज कि मुझे कोई कमोडिटी चाहिए तो मैं उसके बदले में पैसे दूंगी. और दिस इज अ यूनिट ऑफ वैल्यू. एक मनी की कोई वैल्यू है. मनी मतलब 20 रुपए का नोट है, 100 रुपए का नोट है, 50 रुपए का नोट है या 2000 रुपए का नोट है. तो इनकी अपनी वैल्यू है और इतने वैल्यू में मतलब एक यूनिट ऑफ वैल्यू में मैं क्या चीज़ खरीद सकती हूँ. तो मनी के पास एक अपनी एक वैल्यू है एंड इट वर्क्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू. तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे. व्हाट इज मनी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी एंड व्हाट इट्स फंक्शंस. So money is anything which is generally accepted as a medium of exchange, a unit of value or store of value. Obviously money आप store कर सकते हो. उसका ऐसा नहीं है कि आज आपने 20 रुपए के नोट्स को आपने सेव किया और उनको 2 साल बाद उनकी कोई वैल्यू नहीं है. हाँ, जब तक अगर कोई गवर्नमेंट कुछ बहुत बड़ा डिमोनेटाइजेशन जैसा कुछ नहीं कर देती है, पर तब तक जो मनी है वो एक स्टोर ऑफ वैल्यू की तरफ वर्क कर सकता है. और एंड मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स. स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स मतलब मैंने जैसे बोला था, जैसे मैंने आपसे उधारी ली, मैंने आपसे 10,000 रुपये उधार लिए और अगर आप इंटरेस्ट नहीं लगा रहे हो तो मैं 10,000 रुपये वापस कर दूंगी इतने टाइम के बाद. सो दैट इज अ डेफर्ड पेमेंट. तो मनी क्या करता है? मनी वर्क करता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज and a unit of value, a store of value, and means for standard of deferred payments. These four functions are very important, okay, to mention. जब भी आपके पेपर होगे आपको ये 4 functions मेजर करने हैं. मनी और ये जो कोड है मनी इज व्हाट मनी डज. एडवांटेजेस ऑफ मनी क्या है? ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर. मतलब मनी की वही एडवांटेजेस हैं जो जो प्रॉब्लम हमें बार्टर सिस्टम में आई थी कि बार्टर सिस्टम में मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था, कोई वैल्यू नहीं थी यूनिट की और स्टोर नहीं कर पा रहे थे या डेफर्ड पेमेंट्स नहीं कर पा रहे थे. यहाँ पर वो सब चीज़ें हम कर सकते हैं, देख सकते हैं. अच्छा, दूसरी चीज़ आपको अगर बीच में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है या कुछ आपको क्वेश्चंस करने हैं तो आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं डायरेक्ट. एक यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन आंसर करने का है. आई थिंक किसी ने अभी तक नहीं करा है. सो आप लोग मुझसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं. ओके, सो मैं क्वेश्चंस देख सकती हूँ अगर बीच में आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए तो. मनी हैज़ या एडवांटेजेस. तो जितनी भी मनी की हैं वो वही प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें बार्टर सिस्टम में हुई थी. सो दिस इज कॉल्ड मनी. अब नाउ मनी के जो फंक्शंस हैं, मनी के फंक्शंस आते हैं लाइक प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस, कंटिंजेंट फंक्शंस. तो प्राइमरी फंक्शन तो एवरीबडी नो कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज है. कुछ चीज़ चाहिए तो पैसे देके हमें चीज़ वो मिल जाते हैं. दूसरी चीज़ मेजर ऑफ वैल्यू कि पहले हमें पता नहीं था. लाइक सपोज दिस पेन इज देयर, ये पेन कितने रुपीस का है, मतलब मैं इसकी वैल्यू कर सकती हूँ. पहले ये वैल्यू पॉसिबल नहीं थी बार्टर सिस्टम में कि 4 सेब के बदले 1 किलो गेहूँ दे रहे हैं तो उनको कैसे मेजर कर रहे हैं. पर यहाँ पर इस पेन की वैल्यू मैं पैसे में बता सकती हूँ. सो प्राइमरी फंक्शंस जो मनी के होते हैं दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि कुछ कमोडिटी के बदले आप
पैसे दे देते हो, और मेजर ऑफ वैल्यू, और उस कमोडिटी की जो वैल्यू है वो पैसे में मेजरमेंट की जा सकती है। अब नाउ सेकेंडरी फंक्शंस। सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट मतलब कोई उधारी जो है हमने लिया, एंड लाइक कोई भी फ्यूचर पेमेंट हमें करनी है तो वी कैन डू थ्रू मनी। Store of value, we can obviously store that money in banks with us. And transfer of value, मुझे कोई भी मनी को मैं इधर से उधर ट्रांसफर कर सकती हूँ। अब नाउ आता है कंटिंजेंट फंक्शंस, basis of credit, distribution of social income, general of capital, maximum benefit। तो contingent जो functions होते हैं वो broad वो हैं functions हैं। लाइक बेसिस ऑफ क्रेडिट, ऑब्वियसली मैं किसी को क्रेडिट दे सकती हूँ पैसे के ऊपर, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल इनकम, जितनी भी इनकम जा रही है वो पैसे के ही उसमें जा रही है। जनरल फॉर्म ऑफ कैपिटल, कितनी भी मशीनरी या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है तो वो मनी से हो रहा है। एंड मैक्सिमम बेनिफिट मीन्स वी कैन गेट लाइक वेलफेयर हम बना सकते हैं ज़्यादा मनी से। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ मनी। अब प्राइमरी बेसिक ओरिजिनल फंक्शंस। मनी जो मनी सर्व्स एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मैंने आपको बता ही दिया। मनी हेल्प्स इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज मेजर ऑफ वैल्यू। ये सिंपल नीचे जो है मैं पहले ही चार्ट का जो है एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर। इफ़ यू वांट टू क्लिक दिस मतलब दैट जो ये स्लाइड है तो आप इसको वो कर सकते हैं क्लिक। Money serves as a medium of exchange payments. Money helps in buying and selling. This is the primary function, okay? And money has solved the problem of double coincidence of bonds. तो मनी ने क्या किया, ये जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स था, जब हमें बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम आई थी कि अगर गेहूं ही चाहिए दो लोगों को तो वो कैसे करें, तो यहाँ पर अगर ऑब्वियसली मनी जो है किसी और को भी खाना खरीदना है या किसी और को ग्रॉसरी खरीदनी है, मुझे भी ग्रॉसरी खरीदनी है, तो मनी इज़ अ कॉमन थिंग जहाँ पे हम लोगों की वांट्स मैटर नहीं करती जब तक अगर वो सप्लाई हो रही है। मतलब नॉर्मल सप्लाई ऑफ इसमें गुड्स में मनी जो होता है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का। मान लो आपको भी एक पेन चाहिए, आपके फ्रेंड को भी एक पेन चाहिए, उसके फ्रेंड को भी एक पेन चाहिए, सो यू कैन परचेज दैट। ये ज़रूरी नहीं है कि जो कॉमन जो कोइंसिडेंस है बॉन्ड्स का यहाँ पर प्रॉब्लम कर रहे हैं। मनी इज ऑल्सो कॉल्ड अ बियरर ऑफ ऑप्शन एंड जनरलाइज्ड परचेजिंग पावर। तो ये बियरर ऑफ ऑप्शन मतलब जितना मनी आपके पास है आपकी उतनी ही परचेजिंग पावर है, मतलब आप उतना ही मनी खरीद सकते, आई मीन उतना ही सामान खरीद सकते हो। तो एक तरह से बियरर ऑफ ऑप्शन मीन्स आपके पास अगर आज 1000 रुपये हैं तो उन 1000 रुपये की वैल्यू ये है कि उन 1000 रुपये में आप क्या खरीद सकते हो। जनरलाइज परचेजिंग पावर इंडिकेट्स द फ्रीडम ऑफ चॉइस दैट द यूज ऑफ मनी ऑफर्स। अब आपके पास अगर 1000 रुपये हैं तो मनी का जो एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी का सबसे बड़ा फंक्शन ये है कि आपके पास फ्रीडम है। यू कैन चूज कि उन 1000 रुपये में आपको क्या खरीदना है। हर किसी की वांट्स और नीड्स डिफरेंट होती हैं। कोई पर्सन 1000 रुपये में, जैसे गरीब जो है उसके घर का खाना चलता है, या जो रिच है उसके लिए 1000 रुपये इट जस्ट लाइक लग्जरी उसमें चीज़ में यूज़ हो सकते हैं। तो जो परचेजिंग पावर है दैट क्रिएट्स चॉइस विद यू कि 1000 रुपये में क्या चीज़ें ली जा सकती हैं। और अभी आता है मनी एज ए यूनिट ऑफ वैल्यू और मेजर ऑफ वैल्यू क्या वर्क करता है। आई होप क्योंकि मैंने सारी स्लाइड्स बहुत इजी बना रखे हैं आपको, आई थिंक सब समझ में आ रहा हो इजीली। अब मनी एज अ यूनिट ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू। मनी इज अ यूनिट ऑफ अकाउंट और इट हैज़ अ यूनिट ऑफ वैल्यू। It is a unit of account in terms which the value of all the goods and services is measured and expressed. मतलब जैसे मैंने अभी आपको पेन का एग्जांपल दिया था कि कोई भी यूनिट हो, लाइक पेन है, फ़ोन है, या कुछ भी चीज़ है, उसको हम मेज़र कर सकते हैं एक वैल्यू में कि उसका वो कितने पैसे का है। तो द वैल्यू ऑफ ईच गुड और सर्विस एक्सप्रेस्ड एज इट्स प्राइस। तो किसी भी चीज़ की वैल्यू, देखो पैसा बोलता है, लाइक जनरल टर्म्स में हम बोलते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, बिकॉज पैसे से हर चीज़, इकोनॉमिक टर्म्स में मैं बात कर रही हूँ, नॉट इन द मॉरल टर्म्स। तो पैसा जो है वो
किसी भी चीज़ को एक वैल्यू देता है, लाइक उसकी प्राइस कितनी है। तो द वैल्यू ऑफ ईच गुड और सर्विस एक्सप्रेस एज इट्स प्राइस एंड दैट इज मेजर ऑफ वैल्यू। तो यूनिट ऑफ वैल्यू और मेजर ऑफ वैल्यू क्या है, यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन है। इन अदर वर्ड्स, प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। द फंक्शन मेक्स पॉसिबल ऑफ कीपिंग बिजनेस अकाउंट्स। ऑब्वियसली जब हर चीज़ पैसे में अकाउंट हो जा रही है, पैसे में उसकी वैल्यू आ जा रही है, तो इट विल बी ईजी टू रन सम बिजनेस। ट्रांजेक्शन करने के लिए हमारे पास एक कॉमन मीडियम होना चाहिए, तो मनी यहाँ पर वो फंक्शंस देता है। अब सेकेंडरी फंक्शंस जैसे पहले बताया था मैंने, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट्स रेफर टू दोज पेमेंट्स विच आर मेड फॉर फ्यूचर। जैसे उधारी अपने लिए आपको वापस करना है मनी, तो जो मनी की जो वैल्यू है, अगर बीच में कोई इंटरेस्ट नहीं लगा रहा है या इन्फ्लेशन नहीं हो गया, इन्फ्लेशन भी मैं आपको बताऊंगी, तो जो डेफर्ड उधारी जो मैंने ली थी कि मैंने अगर 10,000 रुपये उधार लिए तो मैं 10,000 रुपये ही वापस कर सकती हूँ। तो एक तरह से डेफर्ड जो मैं 10 महीने बाद वापस करूँ, तो एक तरह से फ्यूचर पेमेंट यहाँ पर, फ्यूचर में जो पेमेंट्स हो रही हैं वो मनी की वजह से पॉसिबल हैं। मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स हैज फैसिलिटेटेड मार्केट ट्रांजेक्शंस ऑफ बाइंग, सेलिंग, बोरोइंग। एज ए डेफर्ड पेमेंट ही जैसे आजकल आप देखते होंगे कि ऑनलाइन साइट पे जैसे हम डेबिट कार्ड या उनसे क्रेडिट कार्ड पे कहते हैं, एक सीओडी भी होता है, लाइक तो वहाँ पर जो कैश ऑन डिलीवरी थिंग है, पर हमने ये जो चीज़ डिसाइड हो रही है वो फ्यूचर में हो रही है कि जब सामान हमारे पास आएगा तब हम पैसे दे देंगे। तो एक तरह से ये जो चीज़ें भी पॉसिबल हैं वो बिकॉज ऑफ मनी पॉसिबल हैं। So money makes possible the credit transactions to happen where payments are not to be made immediately. Credit transactions मतलब आज आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हो, कि अभी आप पे नहीं कर रहे हो तो बैंक आपको क्रेडिट में हेल्प कर देता है। सो डेफर्ड पेमेंट्स का भी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ मनी के थ्रू। अब नाउ अगेन वी कम बैक मैं आपको पूरा एलोबरेटिव वे में बता रही हूँ ताकि ये क्वेश्चन तो आपके हाथ से नहीं जाएगा। आप डायरेक्ट मनी के फंक्शंस तो बता ही सकते हैं अच्छे से। अंडर बार्टर सिस्टम, स्टोरिंग ऑफ वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गुड्स वाज वेरी डिफिकल्ट। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि स्टोरेज पॉसिबल नहीं था। अगर गेहूं ही है आपके पास तो आप कैसे स्टोर करोगे, आपको एक स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए होगी। तो बार्टर सिस्टम में स्टोरिंग बहुत मुश्किल था, पर यहाँ पर मनी को स्टोर करना इट्स इजी नाउ विद मनी। सेविंग्स आर डन इन टर्म्स ऑफ मनी। हमारे पास बैंक्स हैं जहाँ पर हम मनी अपना स्टोर कर सकते हैं। मनी ऑक्यूपाइज लेस स्पेस फॉर स्टोरेज, इतना वो स्पेस नहीं लेता है। मनी इज एन एसेट एंड कैन बी स्टोर्ड इन फ्यूचर। तो जो हम बैंक में मनी रखते हैं वो हमारे एक एसेट की तरह भी वर्क कर सकता है लेटर ऑन, लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड जो टाइम डिपॉजिट्स होते हैं। Money helps people to transfer their purchasing power from present use of future use. तो मनी जो है मतलब वो हमारी परचेजिंग पावर भी, मतलब आज मैंने 1,000 रुपये अगर बैंक में जमा किए हैं तो मैं उन्हें मुझे यूज़ करना है लेटर ऑन, मतलब बाद में फ्यूचर में यूज़ करना, तो वो भी एक तरह से मैं अभी यूज़ नहीं करूँ बाद में यूज़ करूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं परचेजिंग पावर जो है अपनी, आज का यूज़ बचा के मैं सेव कर सकती हूँ फ्यूचर यूज़ के लिए। तो दैट इज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ मनी। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जैसे कि आप देख रहे हैं स्लाइड पे, स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट कि हमने वैल्यू दे दी हर चीज़ की प्राइस में, और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। दीज आर द 4 इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ मनी। आई थिंक अब आप सब लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे इस चीज़ को। सो नाउ वी कम बैक टू द क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। अब क्लासिफिकेशन में किस किस तरह का मनी है, मतलब लाइक किस तरह की चीजें। फुल बॉडीड मनी रेफर्स टू मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स whose commodity value is equal to the money value as and when they are issued। तो फुल बॉडीड मनी जो होता है मतलब जैसे कॉइन है, जो कॉइन जो बना है मतलब वो जो उसकी मेटेलिक जो वैल्यू है उतनी ही है जितनी उसके ऊपर वैल्यू लिखी हुई है, नॉट इन रियल। मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ ये। जैसे 1 रुपए का जो कॉइन है, अगर उसका जो 1 रुपए उसके ऊपर लिखा हुआ है उसकी कॉस्ट भी, जो उस मेटल की कॉस्ट है वो भी 1 रुपए है, तो दैट इज कॉल्ड फुल बॉडीड मनी। इन रियल में ऐसा नहीं ओके कि 1 रुपए की कॉस्ट 1 रुपए ही हो मेटल में, बहुत कम उसमें होती है क्योंकि लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं। तो क्रेडिट मनी,
Now, credit money refers to that money of which money value is more than the commodity value. अब क्रेडिट मनी में मनी वैल्यू ज़्यादा है, मतलब कोई कमोडिटी अगर है तो उससे बहुत ज़्यादा मनी की वैल्यू होगी. Okay, flat money. A flat money refers to that money which is issued by order of government. It includes all notes and coins which the people in a country are legally bound to accept. So हमारा जो मनी है जो हम पर्सनल में यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड फ्लैट मनी बिकॉज अच्छा मनी इज़ व्हाट मनी इज़ अ लीगल टेंडर आल्सो. लीगल टेंडर मतलब गवर्नमेंट की उस पे स्टैम्प है, लाइक गवर्नमेंट ने ही उसको अलाउ किया है, वो लीगल मनी है. आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट्स की जो पेपर जो मनी हम यूज़ करते हैं वो गवर्नमेंट ने उसको बैक दिया हुआ है, issued by order of the government. So that's why that is called like flat money, and money is legally issued by government. तो लीगली बाउंड है कोई भी उसको. अगर आप किसी के पास जाते हैं कि आप 100 रुपये का ये वाला नोट ले लीजिए और ये सामान दे दीजिए, 100 रुपये जो है वो एक्सेप्ट जो होता है हर जगह. ओके, ऐसा नहीं है कि कोई उसको मना करेगा नहीं मैं ये नहीं ले रहा हूँ, मुझे तो 50 रुपये का ही नोट चाहिए, ऐसा नहीं होगा. अब now fiduciary money. It is the money which is accepted as a medium of exchange because of the trust between the payer and pay. Fiduciary money जैसे bill of accounts या accounts of bills होते हैं, exchange of bills होते हैं, इसमें like check जिसमें मनी मतलब मैं आपको चेक दे रही हूँ तो यहाँ पर ट्रस्ट होगा कि हाँ आपके बैंक में पैसा होगा और मुझे मैं चेक दूंगी वहाँ पर तो मुझे वो मिल जाएगा, तो मैं वो चेक एक्सेप्ट कर लेती हूँ. तो दैट इज लाइक कॉल्ड fiduciary money, sort of fiduciary money. अब नाउ वी कम टू सप्लाई ऑफ मनी. गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करती है कि जो सप्लाई ऑफ मनी है मतलब हम उसको कैसे करें, मतलब कितनी सप्लाई होनी चाहिए. तो सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू द, पहले ही ये सप्लाई ऑफ मनी है भी क्या, मनी सप्लाई. Supply of money refers to total quantity or a stock of money available in the economy at particular point of time. It includes stock of money in all forms, that is paper money, coins and demand deposits. तो जितनी भी मनी है मतलब स्टॉक में that is called supply of money. अब supply of money refers to the stock of money held by those who demand money, not by those who supply money. तो सप्लाई ऑफ मनी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक जो मनी का है उन्हीं के पास जो कि डिमांड करते हैं, लाइक पब्लिक. गवर्नमेंट के लिए सप्लाई ऑफ मनी या मनी सप्लाई कितना है वो देखना है कि कितनी डिमांड है उसकी, कितने लोग उसको डिमांड कर रहे हैं. सो यहाँ पर मनी सप्लाई में आप देखोगे M1, M2, M3, M4. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सब समझने के लिए. मनी सप्लाई जो है मनी सप्लाई में M1, M2, M3, M4. M1 को हम नैरो मनी भी बोलते हैं, मतलब इट इज़ नैरोड. और M4 इज ब्रॉड मनी. तो एक तरह से M1 से अगर हम M4 की तरफ जाते हैं तो ब्रॉडनेस बढ़ रही है. M1 जो है और लिक्विडिटी. लिक्विडिटी का हमेशा ध्यान रखिएगा. लिक्विडिटी जो है मतलब लिक्विडिटी क्या होती है, जो आपके पास कैश है ना, कैश इज़ मोर लिक्विड. अब मुझे कुछ सामान चाहिए, मैं अगर उनको सोना दूँ तो ऑब्वियसली जो या मेरा फिक्स्ड डिपॉजिट का मैं उनको स्लिप दूँ तो वो मनी नहीं माना जाएगा. लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी इज़ लाइक मोर कैश टर्म्स में जो वर्क करता है. तो M1 इज इक्वल टू करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट्स ऑफ RDI. अब M1 क्या है, करेंसी जितनी भी लोग हैंडल करते हैं, जितनी भी करेंसी है. एंड डिमांड डिपॉजिट. डिमांड डिपॉजिट क्या होता है कि जब भी हमें मनी चाहिए हम ATM पे जाते हैं और पैसे निकाल लेते हैं. दैट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट कि हमने ऑन डिमांड हमें पैसा मिल जाएगा. एंड अदर डिपॉजिट्स ऑफ RBI. अदर डिपॉजिट्स ऑफ RBI आपको उसकी ज़रूरत नहीं है बिकॉज दैट इज विद RBI, हमें डील नहीं करना होता, पर वो लिक्विफाई होता है. धीरे धीरे M1 से M4 की साइड जैसे जैसे हम जाते हैं लिक्विडिटी डिक्रीज होती जाती है एंड ब्रॉडनेस बढ़ जाती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो मनी की जो अकाउंटेबिलिटी है वो आ जाती है. M2 क्या होता है, M1 की आप डेफिनेशन देख लीजिएगा. करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स C प्लस DD प्लस OD. ओके, एक तरह से आप ऐसे इस तरह से याद कर सकते हैं. अब M2 क्या है, M2 इज इक्वल टू M1, मतलब
M2 में करेंसी भी है विद पब्लिक जो है, डिमांड डिपॉजिट्स भी हैं, आरबीआई के साथ जो ओडी है वो भी है, एंड देन सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक्स। जो भी आपने सेविंग करी हुई है M2 में वो भी काउंट होती है। नाउ वी कम टू M3। अब M3 इज इक्वल टू क्या है, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स। तो M3 में हमने करेंसी, डिमांड डिपॉजिट्स, ओडी मतलब जो अदर डिपॉजिट्स हैं आरबीआई के, प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक्स। टाइम डिपॉजिट्स क्या होता है? टाइम डिपॉजिट मतलब वो भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है फिक्स डिपॉजिट, दैट इज एफडी। एक होता है आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट। तो टाइम डिपॉजिट को समझने के लिए भी आपको ये देखना पड़ेगा कि जैसे मैं आज एफडी करा दी, कि मतलब अब ये मैंने इतने पैसे जमा कराए हैं और मुझे 5 साल के मैंने फिक्स डिपॉजिट करा दिया। आई थिंक आप लोग सब लोग को पता होगा, आपके पेरेंट्स वगैरह ने एफडी वगैरह कराते होंगे और ये सब। तो एफडी जो है वो उसकी फिक्स टर्म होती है कि इतने टाइम के बाद ही पैसा मिल पाएगा। एक होता है आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट। तो रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है, आपको हर क्वार्टरली उसमें मनी डालने पड़ते हैं। मतलब आप वो जमा करते जा रहे हो, उसकी मतलब जो जैसे एफडी ड्रॉ होती है या आरडी ड्रॉ होती है, उसका वो तभी माना जाएगा जब आप क्वार्टरली मनी उतने सेम मनी अमाउंट आप डाल रहे होगे। तो टाइम डिपॉजिट टू टाइप का, फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। सो यहाँ पर M3 में हम इंक्लूड करते हैं M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंक्स। अब आता है सबसे ब्रॉड मनी, जिसमें जितना भी तरह का एक तरह से मनी मतलब यहाँ पर अकाउंट होता है। M4 इज इक्वल टू M3, मतलब M3 में M1 भी आ गया था, टाइम डिपॉजिट्स भी आ गए थे, प्लस टोटल डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग्स ऑर्गेनाइजेशन एक्सक्लूडिंग एनएससी। ठीक है, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स आपको पता होगा, आजकल तो हम यूज़ नहीं करते हैं मतलब ज़्यादा, पर पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग्स होती हैं। और एक्सक्लूडिंग एनएससी मतलब एक जो नेशनल सिक्योरिटी आई मीन सर्टिफिकेट जो होता है, ये मतलब हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, बट वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है। तो एक डेफिनेशन समझने के लिए सप्लाई ऑफ मनी में आपको M1, M2, M3 और M4 को समझना पड़ेगा और एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में। ओके, अब नाउ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इंडियन करेंसी, जस्ट फॉर आपके माइंड के रिलैक्स के लिए, क्योंकि आपने बहुत पढ़ ली है उसके लिए। तो यहाँ पर जस्ट फॉर फन कि ओनली 1 रुपी नोट्स एंड कॉइन्स इन इंडिया आर साइंड बाय द फाइनेंस सेक्रेटरी एज दे आर प्रिंटेड बाय मिनिस्ट्री। आपको पता होगा कि 1 रुपी और कॉइन्स जो हैं वो आरबीआई नहीं बनाती है, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाती है। उसके अलावा जितना भी मनी है वो आरबीआई प्रोड्यूस करती है, आरबीआई में प्रिंटेड होता है। अब नाउ करेंसी नोट्स फ्रॉम 2 to 2000 आर प्रिंटेड बाय आरबीआई। तो 1 रुपी और 1 रुपी के जो 1 रुपी का नोट और कॉइन्स और जितने भी छोटे कॉइन्स हैं वो सब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रोड्यूस करती है। तो रुपी इज नॉट मेड ऑफ पेपर, योर करेंसी इज कंपोज ऑफ कॉटन एंड कॉटन रैग। मतलब ये जो पेपर है ये पेपर नहीं है एक्चुअली। मतलब जैसे आपके पास जो आजकल है वो एक कॉटन और कॉटन रैग, एक जो मटेरियल है उसमें उससे बना है। अब ना टोटल 17 लैंग्वेजेस अपीयर होती हैं, आउट ऑफ विच 15 लैंग्वेज अपीयर इन द लैंग्वेज पैनल ऑफ बैंक नोट्स इन एडिशन टू हिंदी प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड बाय द सेंटर ऑफ द नोट एंड इंग्लिश इन द रिवर्स। ये जो चीज़ है जो आपको नोट के अंदर दिखते नहीं है, उसमें आप सोचिए कि 17 लैंग्वेजेस इंक्लूडेड हैं। अब नाउ द करंट सीरीज ऑफ बैंक्स नोट्स आर कॉल्ड महात्मा गांधी सीरीज, जो कि 1996 में, बिकॉज हर पैसे में मतलब आजकल तो पैसे में बोलते हैं कि गांधी हैं कि आपके पास, तो the Mahatma Gandhi series of notes were introduced in 1996. ये मैं आपके उसके लिए बता रही हूँ, if you want to mention in your thing that will add on, नहीं तो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ ये। Coins can be issued up to the denomination of ₹1000 as per coinage act. तो जो कॉइन्स हैं मतलब 1000 रुपए तक के कॉइन्स बन सकते हैं, कॉइनेज एक्ट 2011 कहता है, बट ऐसा हमारी कंट्री नहीं करती है अभी। बट मतलब एक रूल पहले से जो एक्ट है वो आ चुका है। हैव यू एवर नोटिस द सिंबल्स, लाइक आपने आपके पास जो भी रुपीज़ का नोट होगा उसमें अलग अलग सिंबल्स होते हैं, लाइक ये मार्क, डिफरेंट डिफरेंट मार्क होते हैं। एक तो मिंट मार्क जिन्हें बोलते हैं हम, तो स्टार का मार्क होता है, डायमंड का मार्क होता है, एक तो कोई भी मार्क नहीं होता या डॉट होती है। तो
उसका मतलब है वो अलग-अलग जगह से बने हैं। आरबीआई के पास जो भी आरबीआई में जो मनी प्रिंटिंग प्रेस हैं, वो 4 जगह पर हैं, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एंड नोएडा। सो उन जहाँ से भी वो मनी प्रोड्यूस होता है, वहाँ पर उस रुपीस पर वो मार्क होता है। तो आप ये इंडियन करेंसी नोट्स आर प्रिंटेड एट नासिक। सो इन नासिक, देवर, सल्बोनी एंड मैसूर। ठीक है? तो ये 4 जगह हैं जहाँ पर एग्जैक्ट वो मनी प्रिंट होता है। अब आप मनी में ये सब चीज़ें देख सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं कि क्या-क्या इन चीज़ों को बोला जाता है। ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, इफ यू वांट टू क्लिक दिस स्लाइड यू कैन, बट मतलब इट्स नॉट दैट बोरिंग कि पूछा नहीं जाएगा क्वेश्चन उसमें। सो कैन आई नाउ प्रोसीड टू बैंकिंग? अच्छा, मैं एक बार आपके क्वेश्चंस देख लेती हूँ कि अगर आप लोगों ने कोई क्वेश्चंस पूछे हैं आई थिंक, या नहीं पूछे हैं। नो, आई थिंक अभी तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है। सो आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा है इस चीज़ का। सो अब मैं प्रोसीड करती हूँ बैंकिंग पर। सो व्हाट इज बैंकिंग? In simple words, bank is an institution which receives our deposits and give us loans. देखिए जब भी मतलब जब मनी आया तो एक मनी के साथ साथ एक नीड आए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, जो कि मनी को हैंडल कर सके और इकोनॉमी को चलाने के लिए एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो कि मनी के सप्लाई एंड उस पे वर्क कर सके, मतलब सप्लाई एंड डिमांड पे वर्क कर सके। सो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो आया, तो बैंक जो है वो एक तरह से इंस्टीट्यूट है जो कि डिपॉजिट्स भी लेता है और हमें लोन भी देता है। अकॉर्डिंग टू बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949, banking means the accepting for the purpose of lending of investment of deposits of money from public, repayable on demand or otherwise, and withdrawal by checks, drafts, otherwise. तो जो बैंकिंग कंपनी एक्ट है 1949 का, वो कहता है कि वो मनी भी, हमारे जो डिपॉजिट्स हैं वो भी एक्सेप्ट करता है कि हम मनी डिपॉजिट कर रहे हैं, पब्लिक के जितने भी मनी है वो एक्सेप्ट करता है, जो कि रीपेबल हो। मतलब अगर मुझे चाहिए डिमांड पर, तो मैं उन मनी को निकाल भी सकती हूँ। अगर मैंने एफडी नहीं करा रखी है तो तब तक मैं जितनी अगर मनी चाहूँ तो मैं निकाल भी सकती हूँ अपना पैसा वापस। तो एक तरह से मनी बैंक जो है, आई एम जस्ट गिविंग यू माय एग्जांपल कि मैं उसमें पैसा जमा भी कर सकती हूँ, ऑन डिमांड वापस भी ले सकती हूँ, और उसे विड्रॉ कर सकती हूँ चेक के थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू, या किसी को चेक में दे सकती हूँ उस मनी का, या ड्राफ्ट दे सकती हूँ, ड्राफ्ट बना सकती हूँ। तो जो बैंकिंग कंपनीज एक्ट के थ्रू, बैंकिंग का मतलब होता है एक्सेप्टिंग of deposits of money from public and repayable on demand or otherwise, and withdrawal by checks, drafts, order or otherwise. So to conclude, two essential features of bank. तो अभी मतलब इस डेफिनेशन से हमारे पास दो तरह की जो एसेंशियल फीचर्स हैं वो बैंकिंग के पता चले कि एक तो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, कि बैंक आपके डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है। सेकेंड इज लैंडिंग ऑफ फंड्स, मतलब लोन्स वगैरह जो मिलते हैं। सॉरी, आई जस्ट हैव अ सिप ऑफ वाटर। Sorry for interruption. Now to conclude, two essential features of a bank are acceptable acceptance of deposits. तो मनी एक्सेप्ट भी कर रहा है और हमें लोन भी दे रहा है। तो दीज आर टू एसेंशियल फीचर्स। अब हम पहले आते हैं आरबीआई पे, सेंट्रल बैंक। कि सेंट्रल बैंक क्या है? आरबीआई मतलब एक तरह से सारे जितने भी बैंक्स होते हैं उनकी जो एपेक्स बॉडी होती है, जो हेड होता है, उसको जो एपेक्स इंस्टीट्यूट होता है, जो कि मनी को कंट्रोल करता है, डायरेक्ट करता है, लाइक उसकी सप्लाई कितनी होगी, उसका कितना किस तरह से सर्कुलेशन होना है, सब क्या चीज़ें होना है, वो सब सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है, एपेक्स बॉडी। तो a central bank is an apex institution of a country. So apex institution means like head institute of a country, which operates, controls, directs and regulates the monetary and financial system of the country. तो जैसे ही मतलब आप देखते होंगे हमारी कंट्री में जो ऑपरेशन है इसका सेंट्रल बैंक का, या कंट्रोल जो मनी करता है, मतलब जो भी मनी का जो ऑपरेशन है वो कंट्रोल और डायरेक्शन या रेगुलेशन वो सारा आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
All the decisions related to the monetary policies of the country are taken by central bank. अब यहाँ पर सेंट्रल बैंक जो है मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करता है। अब मॉनेटरी पॉलिसी मतलब कितना बैंक, मतलब अगर आपको बैंक से लोन लेना है तो कितना इट शुड बी, कितना चार्ज होना चाहिए, या कितना मनी लेंड होना चाहिए, कितना मनी जो है पब्लिक के पास जाना चाहिए, कितना आरबीआई के पास होना चाहिए। तो ये जो सारे डिसीजंस हैं दैट इज बीइंग टेकन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। सो नाउ अब हम आरबीआई के फीचर्स पे आते हैं। तो बैंकिंग में जब आपके पास क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और व्हाट इज द एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, या एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ आरबीआई या फंक्शंस ऑफ आरबीआई, तो इसमें ये सब चीजें आप लिखेंगे। अब नाउ फीचर्स, इट इज एन एपेक्स बैंक एंड रेगुलेट्स मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द कंट्री। सो एपेक्स बैंक है, एड है मतलब बैंक्स का, एंड जो मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है और क्रेडिट को कंट्री में। तो दैट इज अ फीचर। इट डज नॉट डील विद पब्लिक। आपको पता होगा कि जो मनी है, मतलब डायरेक्ट हमारा कोई भी एक्सचेंज आरबीआई से नहीं होता है। वी हैव नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स टू डील विद, बट हम डायरेक्ट आरबीआई के पास नहीं जाते हैं। सो आरबीआई जो है वो पब्लिक से डील नहीं करता। आरबीआई डील्स विद बैंक्स, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट। तो वो पब्लिक से डील नहीं करता। इट फंक्शंस फॉर द वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी। अब जो आरबीआई है वो एज ए वेलफेयर कैसे वर्क कर रहा है मनी के लिए, कि कितना मनी जो है वो इकोनॉमी में होना चाहिए, कितना मनी का सर्कुलेशन इकोनॉमी में होना चाहिए, दैट इज डिसाइडेड बाय आरबीआई। तो उससे मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू वो ये भी डिसाइड करता है कि जो वेलफेयर जो है इकोनॉमी का वो रहना चाहिए, मतलब इकोनॉमी ज़्यादा डाउन नहीं आ जाए या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आ जाए, उससे मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू इट मेंटेन्स द फंक्शन ऑफ वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी। अब नाउ इट हैज़ एक्सक्लूसिव राइट टू इशू करेंसी। ऑब्वियसली आप सबको पता होगा कि आरबीआई हमारा करेंसी को इशू करता है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सेंट्रल बैंक क्या क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक तो जितना भी मनी आपकी इकोनॉमी में है उसके सर्कुलेशन को मेंटेन करना। अब आप ये सोच रहे होगे कि मैं जो पैसा कहीं पर दे रहे हूँ या मैंने कुछ सामान खरीदा या लाइक 10 बिजनेस हैं, 10 बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स जो भी चल रही हैं वो सब आरबीआई की नॉलेज में होती हैं। तो जो भी हम ऑनलाइन पेमेंट्स या जो भी हमारा जो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन कोई भी किसी भी तरह का, शॉपिंग लाइक पेइंग फॉर फूड और पेइंग फॉर ग्रोसरीज और इवन पेइंग टैक्सेस, दैट एवरीथिंग इज इन नॉलेज ऑफ आरबीआई। सो एक तरह से जो इंटरनल जो करेंसी है या जो सर्कुलेशन है वो आरबीआई की नॉलेज में रहता है, आरबीआई मेंटेन्स इट। अब नाउ प्रिजर्व द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपए। एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपी मतलब जैसे फॉरेन एक्सचेंज में, मतलब यहाँ पर हमारा कितना इसकी वैल्यू रहनी चाहिए हमारे मनी की, वो भी आरबीआई डिसाइड करता है। सो एंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी। अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू जो आरबीआई है वो डिसाइड करता है कि जो प्राइस स्टेबिलिटी है, मतलब जो कि ऐसा नहीं है कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, तो प्राइसेस की स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करता है। अपना ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सेंट्रल बैंक, प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू ही जो सेंट्रल बैंक है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाता है। मतलब कितना मनी सर्कुलेट होना चाहिए, कितने लोन्स दिए जाने चाहिए और कहाँ किस जगह पर मनी जाना चाहिए, तो दैट इज डिसाइडेड बाय सेंट्रल बैंक थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसीज। और प्रमोट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं या बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं लाइक कमर्शियल बैंक्स जितने भी हैं हमारे, वो सब प्रमोट किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा। ठीक है। सो फंक्शंस, नाउ अब हम आते हैं दोबारा से फंक्शंस ऑफ आरबीआई। अब फंक्शंस ऑफ आरबीआई में आरबीआई को हम बोलते हैं बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक है वो। मतलब अगर मुझे अभी मनी चाहिए तो मैं लोन लेने सबसे पहले कॉमर्शियल बैंक लाइक कोई भी, अगर एसबीआई है, पीएनबी है, तो मैं बैंक लोन लेने जाऊंगी। पर आप सोचो अगर एसबीआई कोई लोन चाहिए
या पीएनबी को लॉन्च है, तो वो कहाँ जाएंगे? तो वो जाएंगे आरबीआई के पास। तो वो जो आरबीआई है, इट वर्क्स एज अ बैंकर्स बैंक, एंड सेकेंड फंक्शन इज इश्यू ऑफ करेंसी। तो जो बैंक है, आरबीआई जो है, वो करेंसी इशू करता है। सेकेंड थिंग, इट्स अ मॉनेटरी अथॉरिटी। मतलब जितना भी जो एक मनी जो सर्कुलेशन में है, वो उसकी जो अथॉरिटी है वो आरबीआई के पास है, एंड इट्स अ रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम मीन्स कितना मनी कहाँ पर जा रहा है, सर्कुलेट होना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसीज में आपको बताऊंगी भी, मतलब थोड़ा और डिटेल में। तो मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू ये रेगुलेट करता है पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को। अब मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज, कि कितना फॉरेन एक्सचेंज आएगा यहाँ पर, या कितना इन्वेस्ट होना है फॉरेन एक्सचेंज, दैट इज ऑल डिसाइडेड बाय आरबीआई। डेवलपमेंट फंक्शंस किस तरह से होते हैं? थ्रू मॉनेटरी पॉलिसीज ही। जिस तरह से जैसे नेबार्ड वगैरह हैं, नेशनल एग्रीकल्चर, ये जो एग्रीकल्चर के लिए जो रूरल क्रेडिट्स वाले जितने भी बैंक्स हैं, तो रूरल क्रेडिट बैंक्स के थ्रू डेवलपमेंट फंक्शंस को भी ध्यान रखता है। मतलब एक तरह से ये सब्सिडी देता है रूरल क्रेडिट बैंक्स को, ताकि वो लोग मनी गरीब लोगों को, फार्मर्स को, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए थोड़े कम इंटरेस्ट रेट पे दे पाए। तो इस तरह से जो आरबीआई है वो डेवलपमेंट प्रोसेस में भी इकोनॉमी के काम आता है। अब अनदर थिंग इज रेगुलेशन ऑफ पेमेंट्स ऑफ सेटलमेंट। तो जितने भी अगर कुछ बहुत बड़े डिस्प्यूट्स होते हैं बैंक्स में, कमर्शियल बैंक्स में, तो उन सबका जो एक सेटलमेंट होता है, लाइक अब वो एकदम से किसके पास जाएंगे? अब कमर्शियल बैंक में अगर कुछ प्रॉब्लम हुई है, या बैंक में कुछ स्कैम्स हो गए हैं, या कुछ प्रॉब्लम आया है, तो दे डोंट जस्ट डायरेक्टली गो टू कोर्ट और समथिंग। फर्स्ट आरबीआई टेक्स केयर ऑफ इट। आरबीआई जो पेमेंट एंड सेटलमेंट मैटर है उसको डील करता है, रेगुलेट करता है बैंक्स के। अब नाउ इट्स अ बैंकर ऑफ गवर्नमेंट। अब आप ये सोचिए कि हम लोग को पैसे चाहिए या लोन चाहिए, तो वी कैन गो टू कमर्शियल बैंक। अब ना कमर्शियल बैंक में है कि हाँ हमें लोन दे दीजिए, इतना लोन चाहिए, हम लोन ले लेते हैं, हमें लोन मिल जाता है, ओके। बट अगर सोचो कि गवर्नमेंट को लोन चाहिए, तो जैसे कि अभी प्रेजेंट करंट टाइम्स में भी आपने हुआ कि गवर्नमेंट टुक मनी फ्रॉम आरबीआई, वो आरबीआई सॉरी। सो लॉट ऑफ मनी हैड बीन टेकन फ्रॉम आरबीआई एज अ लोन। जब गवर्नमेंट, जो कि सबसे बड़ी चीज है हमारे कंट्री की, जब उसको पैसे चाहिए होंगे, हमें पैसे चाहिए, तो वी कैन गो टू एक्चुअली कमर्शियल बैंक्स। बट जब गवर्नमेंट को पैसे चाहिए तो वो कहाँ जाएगा? तो दैट इज आरबीआई, बैंकर ऑफ गवर्नमेंट। सो मैंने आपको जैसे पहले बताया, दिस इज बैंकर्स बैंक, मतलब बैंक्स जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, दे कैन गो टू आरबीआई फॉर लोन, एंड इवन द गवर्नमेंट कैन गो टू आरबीआई फॉर लोन। अब मैं आऊँ, दिस इज डिटेक्शन ऑफ द फेक करेंसी। ऑब्वियसली आपने अभी थोड़े टाइम से सभी लोगों को फेक करेंसीज के बारे में पता होगा। इवन डीमोनेटाइजेशन के बाद बहुत सारे जो फेक नोट्स वगैरह है, तो उनका जो हम डिटेक्शन जो होता है, हम लोग नहीं करते हैं, या बैंक, नॉर्मल बैंक नहीं, दैट इज डिटेक्शन जो किया जाता है, जो मनी का होता है, कि वो फेक करेंसी है या रियल करेंसी है, दैट इज डन बाय आरबीआई। अब नाउ फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। देखिए, अब मैं फंक्शंस पे आ रही हूँ, और मैं ये आपको बता ही चुकी हूँ सारे चीज़ें, तो ये सिंपल एलेबोरेशन है नेक्स्ट स्लाइड्स में, ठीक है। जो चार्ट था, चार्ट में मैं आपको ये सब चीज़ें बता चुकी हूँ। स्टिल आई एम जस्ट हियर लाइक रिपीटिंग लिटिल बिट ऑफ थिंग। बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स, करेंसी की अथॉरिटी किसके पास है? आरबीआई के पास। So bank of issue refers to a bank which has a legal right to issue currency. आरबीआई के पास लीगल लाइसेंस है करेंसी इशू करने के लिए। इन इंडिया द सेंट्रल बैंक इज अ सॉल अथॉरिटी। सिर्फ आरबीआई ही है यहाँ पर, एक्सेप्ट 1 रुपी एंड 1 रुपी कॉइन एंड लोअर डिनोमिनेशंस के कॉइन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाते हैं। सो इट इज द मॉनेटरी लाइबिलिटी ऑफ सेंट्रल बैंक टू इशू न्यू करेंसी। अब जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ था, 2000 का नोट आया, सो या कोई नए जितने भी नोट्स आए, तो वो किसको निकाले थे, किसके पास अथॉरिटी और लाइबिलिटी थी उन न्यू करेंसी को करने के? आरबीआई के पास।
तो जो लायबिलिटी होती है नई करेंसी निकालने की भी, दैट इज विद आरबीआई सेंट्रल बैंक, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बोरोज मनी फ्रॉम आरबीआई टू फाइनेंस इट्स डेफिसिट्स। तो गवर्नमेंट, जैसे ही मैंने पहले बताया कि गवर्नमेंट के लिए भी, गवर्नमेंट का भी बैंक है वो आरबीआई। अब गवर्नमेंट को अगर पैसे मतलब मनी चाहिए होते हैं, लोन चाहिए होता है, वो कोई कमर्शियल बैंक की उनके पास नहीं जाती है कि एसबीआई से बोल रही है हमें पैसे दो, या पीएनबी से बोल रहे हैं, या बैंक ऑफ बड़ौदा से बोल रही है। तो दी गवर्नमेंट को अगर मनी चाहिए होता है तो दैट बोरोस फ्रॉम आरबीआई। अब नाउ ऑल कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट्स आर इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो कि मैंने आपको बता दिया। बाकी उससे जितने भी ऊपर के जितने भी नोट हैं वो आरबीआई की तरफ से इशूड होते हैं। Banker to the government, carried out all banking business of government, agent to the government, financial advisor, granting loans and advances. अब यहाँ पे देखेंगे कि जो बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, लाइक अगर गवर्नमेंट जो है हमारी पूरी कंट्री की इकोनॉमी चलाती है, बीच में बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसीज को जो होती हैं वो कैसे होनी चाहिए, इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी, इन सब चीज़ों के लिए जो एडवाइस देता है दैट इज डन बाय आरबीआई। वो एक तरह से एजेंट भी है गवर्नमेंट का, लाइक मतलब गवर्नमेंट के जितने भी जो फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू या बाहर के मार्केट्स के पास, मतलब जिस तरह से जो प्रेजेंट होता है वो एजेंट की तरह आरबीआई वर्क करता है गवर्नमेंट के लिए, कैरिंग आउट ऑल बैंकिंग बिजनेस ऑफ। तो जितने भी गवर्नमेंट के जितने भी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, गवर्नमेंट की जितना भी वर्क है बिजनेस रिलेटेड या वर्क रिलेटेड, जो कि कंट्री की मतलब इकोनॉमी को चलाने के लिए, वो सब आरबीआई करता है। एंड ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस, ऑब्वियसली मैंने बताया कि अगर गवर्नमेंट को लोन चाहिए तो वो कहाँ से लेंगे, आरबीआई से लेंगे। अब नाउ सुपरविजन ऑफ बैंक्स। तो जैसे बैंकर्स का भी बैंक तो होता ही है, बट एपेक्स अथॉरिटी है, मतलब सबसे बड़ी अथॉरिटी है, ये हेड है banks का. So what is this like? The central bank supervises, regulates, and controls and commercial banks. So being an apex body of all banks and financial institutes, it regulates, supervises, and controls the commercial banks. वो चाहे प्राइवेट बैंक्स हों जो कि इंडिया में ऑपरेट कर रहे हों, और चाहे नेशनल बैंक्स हों, नेशनल जो स्केड्यूल्ड बैंक्स होते हैं। तो सेंट्रल बैंक जो होता है सबको सुपरवाइज करता है, रेगुलेट करता है। The regulation may be related to their licensing, branch expansion, liquidity of assets management, amalgamation and liquidation. अब मैं सब चीज़ों को आपको बताऊंगी। लाइसेंसिंग क्या होती है? जैसे किसी भी बैंक को, मतलब मान लो यहाँ पर जितने भी बाहर से जैसे बैंक्स आ रहे हैं, और जितने भी प्राइवेट बैंक हैं, लाइक सपोज आईसीआईसीआई है, लंबार्ड बैंकिंग है, तो ये जो बैंक्स हैं, अगर इनको लाइसेंस चाहिए ऑपरेट करने का एज अ बैंक, तो दैट रेगुलेशन इज बीइंग डन बाय आरबीआई। आरबीआई ही लाइसेंस देता है। अब ब्रांच एक्सपेंशन, मान लो एसबीआई को और ब्रांचेस खोलनी है यहाँ पे, लाइक फार फ्लज एरिया में आरबीआई की जो सॉरी एसबीआई की ब्रांचेस है, बट अगर उसको और एक ब्रांच और खोलनी है, तो दैट वो ब्रांच एक्सपेंशन का जो वर्क, जो रेगुलेशन होता है, वो सुपरवाइज करता है बैंक, आरबीआई। अब लिक्विडिटीज ऑफ एसेट्स मैनेजमेंट। लिक्विडिटी ऑफ एसेट मैनेजमेंट मतलब बैंक जो नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स हैं जो लोन देते हैं पब्लिक को, तो उनके पास कितने एसेट्स हैं जो कि लिक्विड हैं, मतलब जो कि एकदम से उनके पास, मतलब एक तरह से कितनी करेंसी है या कितने उनके पास वेल्थ है, गोल्ड सपोर्ट जिससे, तो उनका जो मैनेजमेंट है वो भी आरबीआई करता है। अभी जब मैं आपको कमर्शियल बैंक का समझाऊंगी, तो कमर्शियल बैंक के थ्रू यू कैन गेस कि ये जो लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स मैनेजमेंट कैसे होता है, कैसे करता है आरबीआई इनके साथ। अब अमलगेमेशन एंड लिक्विडेशन, अगर दो बैंक्स को आपस में मिलना है, मतलब अमलगेमेशन करना है, तो या लिक्विडेशन होना है उनका, या कोई बैंक बिकने वाला है, सो इन सब चीज़ों का सुपरविजन जो करता है वो आरबीआई करता है। अब नाउ इट आल्सो इंक्लूड्स पीरियोडिक इंस्पेक्शन ऑफ बैंक्स। सो पीरियोडिक इंस्पेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आप समझ सकते हो कि
कॉमर्शियल बैंक्स प्रॉफिट में भी जाते हैं, लॉस में भी जाते हैं, हाउ मच दे आर मेकिंग प्रॉफिट, उनकी लायबिलिटीज़ ज़्यादा तो नहीं बढ़ गई हैं, उन्होंने ज़्यादा लोन तो नहीं दे दिया है। इन सब चीज़ों का जो पीरियोडिक इंस्पेक्शन होता है, वो आरबीआई करता है। अब एज़ अ बैंकर्स बैंक, एज़ अ बैंकर्स बैंक, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स, तो जितने भी कॉमर्शियल बैंक जो हैं required to keep a certain percentage of their deposits with the central bank, and in this way the central bank is the ultimate holder of the cash resources of commercial bank. अब आपको लगता होगा कि जो कॉमर्शियल बैंक हैं सारे ही पैसे उनके पास हैं क्या? मतलब नॉर्मल जैसे मैं जिन बैंक्स के नाम पे जैसे एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पीएनबी है, आईसीआईसीआई, तो जितने भी बैंक इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं कॉमर्शियल बैंक, सबको अपना एक पर्टिकुलर परसेंटेज जो डिपॉजिट के थ्रू आरबीआई के पास रखना पड़ता है। तो एक तरह से जो आरबीआई है वो अल्टीमेट होल्डर है कैश का। अब आप जैसे देखते होंगे कि अगर आप घर में कोई बहुत बड़ा लाइक बूढ़े पर्सन होंगे सारा, या आपके जो पापा हैं या जिसको भी मनी ला के देते होंगे कि भाई ये मनी इतना है, आपकी मम्मा हमेशा बोलते होंगे कि जब भी सैलरी आई है कि नहीं नहीं इतना पैसा तो यहाँ पे रख ही देना है। तो दैट इज कॉल्ड लाइक एक सर्टेन जो अमाउंट है वो एक तरह से सेंट्रल बैंक भी उसी तरह से सारे कमर्शियल बैंक्स का पैसा जो है एक सर्टेन डिपॉजिट वो अपने पास रखता है, ताकि वो एक अल्टीमेट होल्डर होता है कैश रिसोर्सेज का, कमर्शियल बैंक है। और वो मनी अगर कुछ प्रॉब्लम आती है इन केस कमर्शियल बैंक को मनी चाहिए, तो वो उसकी हेल्प कर सकता है थ्रू दैट मनी। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट मतलब ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया था आपको पहले कि अगर हमें पैसे चाहिए तो हम कॉमर्शियल बैंक्स के पास जाते हैं, पर बैंक्स को अगर पैसे चाहिए तो वो कहाँ जाएंगे, वो जाते हैं आरबीआई के पास। लाइक सेंट्रल बैंक इज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, whenever banks are short of funds they can take loans from central banks. Okay, clearing house function. Of central banks acts as a bank of central clearance, settlement and transfers. अगर सॉरी सॉरी फॉर इंटरप्शन। अब जब क्लियरिंग हाउस फंक्शन है, एक क्लियरिंग हाउस फंक्शन मतलब जो कि बहुत सारे बैंक आपस में जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उनका जो क्लियरेंस है, और जो एसेट और लाइबिलिटी आई होप आपको पता होगा। तो एसेट जो होता है मतलब उसको हम हमारा होता है वो, उसको हम यूज़ कर सकते हैं, बट जो लाइबिलिटी होती है दैट वी हैव टू पे टू समवन। ओके, तो एसेट और लाइबिलिटी का जो रेशो होता है वो, और जितनी भी बैंक्स की आपस की ट्रांजैक्शंस होती हैं उनका जो क्लियरेंस होता है, उनकी जो सेटलमेंट्स होती हैं, उनके ट्रांसफर्स होते हैं, दैट इज बीइंग डन बाय आरबीआई। जस्ट अ मिनट। अब नाउ सेंट्रल बैंक lends to the commercial bank in times of emergency. जैसे मैंने आपको बोला लैंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट, बैंक्स को प्रॉब्लम हुई पैसे की तो वो कहाँ जाएंगे, वो सेंट्रल बैंक से बोरो करने जाएंगे, एंड अगेंस्ट देयर एलिजिबल सिक्योरिटी इट गिव्स फाइनेंशियल लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। एक सेंट्रल बैंक जो होता है वो जैसे पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक कमर्शियल बैंक ने आरबीआई के पास रखा, अपना मतलब जो करेंसी का डिपॉजिट उनके पास रखा, उसके बाद सिक्योरिटीज़ भी होती हैं जो कि कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से बोरो कर सकते हैं। तो मतलब सिक्योरिटी इज़ लाइक अ पेपर और अ फाइनेंशियल लोन्स टू कमर्शियल बैंक। तो जो अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ होती हैं जिस पे सेंट्रल बैंक ऑफर करता है कि इतने चीज़ों पे मैं आपको लोन दूंगा कमर्शियल बैंक्स को, तो द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफर्स शॉर्ट पीरियड लोन्स टू कमर्शियल बैंक उसे बोलते हैं रेपो रेट। तो रेपो रेट मतलब क्या होता है, जिस रेट पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे हम भी जब बैंक से लोन लेते हैं तो हमें भी एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, उसे हम बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। सॉरी फॉर ब्रेक।
सो द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफर्स लोन्स टू कमर्शियल बैंक, उसे हम बोलते हैं रेपो रेट। जो नॉर्मल हम लोग कमर्शियल बैंक से लोन लेने जाते हैं या जो जनरल पब्लिक लोन लेने जाती है, उसे बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर बैंक जब आरबीआई से मनी लेने जाएगा और जो रेट, जिस रेट पे वो बैंक जो ऑफर होगा उसे बोलेंगे रेपो रेट। द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफर्स लॉन्ग पीरियड लोन्स। और ध्यान रखना है, जो रेपो रेट है मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, मान लो कि एसबीआई को लोन चाहिए आरबीआई से, पर बहुत शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, जस्ट 1 मंथ के लिए चाहिए। अब वो जो शॉर्ट पीरियड है वो कितना होना चाहिए, लाइक जस्ट 1 मंथ, 15 डेज, और वर्ड मतलब नॉट मोर देन 2 years। सो जो शॉर्ट पीरियड के जितने भी जो लोन्स हैं, मतलब एसबीआई के पास मनी की प्रॉब्लम है, एसबीआई सोचता है कि नहीं मुझे ले लेना चाहिए, 2 महीने तक का लोन ले लेना चाहिए आरबीआई से, तो वो किस रेट पे लेगा, रेपो रेट पे। पर अगर एसबीआई को बहुत लंबे टर्म के लिए लोन चाहिए, लाइक 10 साल के लिए लोन चाहिए, जितने भी 5 साल से जितने भी ऊपर के या 2 साल से जितने भी ऊपर के लोन चाहिए, तो वो जिस रेट पे मिलेगा उसे बोलेंगे बैंक रेट। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि रेपो रेट बैंक रेट्स के थ्रू, और एसएलआर अभी मैं आगे भी बताऊंगी और चीज़ें, उनके थ्रू जो सेंट्रल बैंक, मतलब एक तरह से ये टूल्स की तरह काम करते हैं, जैसे सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी को कंबाइन मतलब मॉनिटर करता है कि किस तरह से हमारी इकोनॉमी मॉनिटर करनी है, वो इन रेट्स के थ्रू करता है। क्योंकि आप ये सोचो कि द रेट सेंट्रल बैंक ऑफर्स लोन्स टू कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड रेपो। मतलब अगर एसबीआई को सेंट्रल बैंक से मनी चाहिए और थोड़े से टर्म के लिए, लाइक 2 महीने के लिए, पर रेपो रेट अगर बहुत ज़्यादा है, तो एसबीआई विल ट्राई टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ मनी। तो कम पैसा एसबीआई के पास जाएगा एंड फिर कम पैसा लोगों के पास जाएगा। तो एक तरह से यहाँ पर अगर रेपो रेट ज़्यादा हो जाता है तो मनी का जो सप्लाई है वो कंट्रोल कर लेता है आरबीआई। ठीक है, इसी तरह से द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफर्स लॉन्ग पीरियड, बैंक रेट जो है नॉर्मल लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर बैंक रेट बढ़ेगा या रेपो रेट बढ़ेगा, तो कम मनी जो है वो कमर्शियल बैंक के पास जाएगा और कम मनी कमर्शियल बैंक से पब्लिक के पास जाएगा। तो रेपो रेट और बैंक रेट एक तरह से मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो रेपो रेट बढ़ेगा या बैंक रेट बढ़ेगा तो मनी सप्लाई कम होगी, और रेपो रेट या बैंक रेट कम होगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगी। ओके, यहाँ पर अब हम आते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या है। अब सेंट्रल बैंक performs the function of a clearing house. Central bank holds excess reserves of banks to meet any clearing drains due to settlement with other banks. The claims of one bank against other are conveniently settled by simple transfers from onto in their accounts in their cash reserves. मतलब कुछ भी सेटलमेंट दो बैंक के बीच में करना है, या एक बैंक अगर कुछ क्लेम कर रहा है दूसरे बैंक के साइड पे ट्रांसफर्स को लेकर या कैश रिजर्व्स को लेकर, तो आरबीआई उनको क्लियर करता है। इट अवॉइड्स ट्रांसफर ऑफ कैश बिटवीन द बैंक्स एंड रिड्यूसेस रिक्वायरमेंट ऑफ टैक्स, वो कैश, सॉरी। तो अब आप ये सोचो कि अगर बैंक को एक बैंक को मनी चाहिए, अब वो किसी कंट्री में बहुत दूर है कहीं पर, मतलब लाइक नॉर्थ ईस्ट, मान लो आप नॉर्थ ईस्ट वाले बैंक को मनी चाहिए महाराष्ट्र बैंक से। सो लाइक द ट्रांजेक्शन एंड जो सेटलमेंट है दोनों बैंक का, इट्स नॉट पॉसिबल। सो आरबीआई कम्स इन द मिडल एंड आरबीआई से, मतलब जो बैंक वन है वो आरबीआई को पैसा देगा और आरबीआई उस बैंक टू को पैसा दे देगा। लाइक अगर महाराष्ट्र बैंक ने आरबीआई को पैसा दे दिया कि आप नॉर्थ ईस्ट बैंक को दे दो, तो आरबीआई के थ्रू नॉर्थ ईस्ट बैंक पैसा ले सकता है। तो एक तरह से जो रिक्वायरमेंट कैश के ट्रांसफर की है उसको वो रिड्यूस कर देता है। ओके, सो नाउ विल गो टू कस्टडियन ऑफ नेशंस रिजर्व्स और फॉरेन एक्सचेंज। अब आप देखते होंगे हम आजकल इकोनॉमिक्स में टर्म्स में बात करते होंगे कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है हमारा, और इसके थ्रू मोस्टली हम इकोनॉमी को ये भी देखते हैं कि इकोनॉमी कितनी बढ़ रही है एक्सटर्नल मार्केट में, कितना ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं मार्केट में। तो फॉरेन एक्सचेंज जो होता है, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, जो वो हैं
foreign, like in sort of FDI, in sort of मतलब foreign direct investment. FDI क्या होता है? Foreign direct investment. फॉरेन एक्सचेंज जो होता है किसी भी फॉर्म में, जो फॉरेन करेंसीज अगर इंडिया में आ रही है तो उसका जो रिजर्व होता है वो सेंट्रल बैंक मेंटेन करता है, एंड द सेंट्रल बैंक मेंटेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट. एक होता है कि हमारा जो एक तो आउटर मार्केट डिसाइड करता है कि हमारा जो मनी है, मतलब 1 रुपी बाहर की करेंसीज के कितने के बराबर होगा. जैसे डॉलर का क्या रेट है, या फ्रैंक का क्या रेट है, या यूरो का क्या रेट है. तो ये सब जो डिसाइड करता है, एक एक्सचेंज रेट जो फिक्स करता है बाय गवर्नमेंट, वो आरबीआई करता है बाय द सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसीज इन द मार्केट. तो ये जो फॉरेन जो एक्सचेंज जो रिजर्व इंडिया में आया, मतलब जो फॉरेन करेंसीज यहाँ पर आए, उसको एक्सचेंज करके उसकी सेल या परचेज करके एक्सचेंज रेट को मेंटेन रखना. इट मेंटेन्स द इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी. अब करेंसी की यहाँ पर क्या वैल्यू है इंडिया के अंदर, या बाहर क्या वैल्यू है उसके अंदर, तो वो आरबीआई मेंटेन करता है. आरबीआई इशूज करेंसीज ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम. एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम के थ्रू अभी जो आरबीआई है वो करेंसीज इशू करता है. अंडर दिस सिस्टम RBI maintains a minimum reserve of 200 crore in the form of gold and foreign securities. Of this reserve, value of the gold must be of 115 crore. तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम के थ्रू, मतलब आरबीआई के पास कितनी करेंसी होनी या कितनी करेंसी आरबीआई को इशू करनी चाहिए, वो डिसाइड करेगा मिनिमम रिजर्व सिस्टम. मिनिमम रिजर्व सिस्टम में होता है कि आरबीआई के पास 200 करोड़ की फॉर्म में गोल्ड या फॉरेन सिक्योरिटीज होनी चाहिए, और इन दिस 115 करोड़ का गोल्ड आरबीआई के पास होना चाहिए. तो उतनी करेंसीज जितना, मतलब उसी के बेस पर आरबीआई कंट्री को करेंसी को इशू करता है. कंट्रोल ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ आरबीआई. आरबीआई का जो जिस तरह से इकोनॉमी को मॉडरेशन में चलाना, या मनी की वैल्यू को संभालना, मनी के सप्लाई, मनी की डिमांड को संभालना क्रेडिट्स के थ्रू, वो आरबीआई करता है. तो मॉनेटरी पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन इकोनॉमी, और मॉनेटरी पॉलिसी इज बीइंग taken by RBI. Controlling of the credit is the most important function of the central bank through this function. So this is very important function, guys, and please थोड़ा इस पे फोकस करना, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है समझने के लिए. सेंट्रल बैंक जो है अटेम्प्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है कंट्रोल ऑफ वॉल्यूम ऑफ बैंक क्रेडिट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द कंट्री. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सेंट्रल बैंक, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर कर सकते हैं, बट दैट विल आई थिंक टेक टाइम. जस्ट लेट मी चेक अगर अभी तक आप लोग का कोई क्वेश्चन आया है. नहीं आया है. स्टार्ट क्वेश्चन एंड आंसर. ओके, डू आई हैव टू अनाउंस और पब्लिश अ क्वेश्चन? सो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे अब, तो जो सेंट्रल बैंक जो है वो किस तरह से बैंक क्रेडिट को या इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंट्री को वो करता है. अगर मैं आपसे पूछूं इन केस, लाइक जस्ट सोचो आप इस बात को कि मैंने अभी आपको थोड़े टाइम पहले बैंक रेट और रेपो रेट बताया था. तो दीज आर द टूल्स जिनके थ्रू बैंक क्रेडिट जो है, मतलब बैंक मनी की जो सप्लाई है, वो सेंट्रल बैंक कंट्रोल कर सकता है. Up central bank can control deflationary and inflationary situation of the economy through various credit control measures like qualitative and quantitative measures. During inflation, the supply of money is restricted, and during deflation, the supply of money is liberalized. अब एक्चुअली इस चीज़ को समझने के लिए आपको मैं भी आपको वैसे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बारे में भी थोड़ा बहुत बता देती हूँ यहाँ पे. बाकी इन्फ्लेशन जो है एक अनदर टॉपिक है आप लोग के लिए पढ़ाने के लिए. तो इन्फ्लेशन क्या होता है? जब मनी की वैल्यू, मतलब आज जो मैं सामान 100 रुपये में खरीद रही हूँ, कल मुझे वो 1000 रुपये में मिल रहा है, मतलब दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन. प्राइस बढ़ गया. पहले सपोज ये पेन 2 रुपये का आता था, या अब ये 10 रुपये का है,
या ये 15 रुपए का है, तो दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। मतलब मनी की जो वैल्यू है, मतलब आज 100 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब 100 रुपए में बहुत कम सामान आता है, तो पहले 100 रुपए में बहुत सामान आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ मनी। तो इन्फ्लेशन जब होता है, प्राइसेस बढ़ते हैं, प्राइस जो कमोडिटीज़ के हैं वो बढ़ रहे हैं, तो जो मनी के जो वैल्यू है वो कम हो जाते हैं। तो सेंट्रल बैंक जो है इन्फ्लेशनरी सिचुएशन की बहुत ज़्यादा प्राइसेस ना बढ़ जाएं या बहुत ज़्यादा प्राइसेस कम नहीं हो जाएं चीज़ों के, तो वो मनी की सप्लाई के थ्रू इनको इन सिचुएशंस को कंट्रोल करता है, क्रेडिट कंट्रोल के थ्रू। अब जो आरबीआई के पास दो मेजर्स होते हैं, एक तो होता है क्वालिटेटिव मेजर, एक होता है क्वांटिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स में मैं आपको पहले ही दो बता चुकी हूँ, दैट इज रेपो रेट एंड बैंक रेट। रेपो रेट और बैंक रेट मतलब जितना ही ज़्यादा होगा, मतलब रेट जो जिस पर मनी कमर्शियल बैंक को मिल रहा है, तो जितना ज़्यादा बैंक रेट और रेपो रेट होगा उतना ही कम मनी सप्लाई मार्केट में होगा। तो एक तरह से मनी सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए जो आरबीआई है वो रेपो रेट और बैंक रेट बढ़ा देता है, और जब उसको मनी जो सप्लाई है उसको लिबरेट करना, लाइक रिलीज करना हो बहुत ज़्यादा, तो वो बैंक रेट और रेपो रेट कम कर देता है। क्वांटिटेटिव मेजर्स में और भी मेजर्स हैं, लाइक एसएलआर और स्टैचुटरी लिक्विड रेशियो जो होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है। तो उन सब चीज़ों का जो अमाउंट है वो बढ़ाने से जो सप्लाई ऑफ मनी है दैट विल बी रेस्ट्रिक्टेड इन एन इकोनॉमी। और इन सब का रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, इन सब के अगर रेट्स कम कर दिए जाएं तो मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ेगा। तो इन के थ्रू इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी सिचुएशंस जो मार्केट में आती हैं वो कंट्रोल की जाती हैं। मतलब इकोनॉमी को एक मॉडरेट वे में चलाने के लिए मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू आरबीआई जो होता है इकोनॉमी को चलाता है। तो यहाँ पर जो डिफ्लेशन या इन्फ्लेशन की अगर कोई सिचुएशन होती है तो सेंट्रल बैंक्स मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू या जो उनके कंट्रोल मेजर्स हैं उनके थ्रू सिचुएशन को कंट्रोल में कर लेगा। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको अभी पहले ही बताया, क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स या मेजर्स मॉनेटरी पॉलिसीज के क्या क्या हैं। सो वन इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब सिक्योरिटी के थ्रू आरबीआई बैंक से मनी लेने लगता है, बोलता है कि आप सिक्योरिटी लो और ये सिक्योरिटी पेपर लो और इतने मनी दो, दैट इज अ ओपन मार्केट ऑपरेशन। बैंक रेट, जिसपे आरबीआई जो है वो बैंक्स को पैसा उधार देता है। सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, मतलब किसी बैंक को कैश चाहिए तो उसका जो रेट है तो वो कितना होना चाहिए। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मतलब रेपो या रिवर्स रेपो रेट जितने भी होते हैं, या एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो होता है, क्वांटिटेटिव मेजर्स, इनके थ्रू जो है इनके बढ़ने से लिक्विडिटी कम हो जाएगी मनी की, लाइक मनी रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा मनी का सप्लाई, और इन सब क्वांटिटेटिव मेजर्स के कम होने से जो मनी सप्लाई है वो मार्केट में बढ़ जाएगा। अब नाउ अनदर थिंग इज क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, like publicity, rationing of credit, adjusting margin of loan, adjusting rate on consumption loan, moral suasion, and direct action. मतलब पब्लिसिटी, बैंक जब भी डायरेक्टली आरबीआई डायरेक्टली कमर्शियल बैंक्स को बोल सकता है, रेशनिंग कर सकता है कि नहीं तुम्हें इतना ही क्रेडिट या इतने ही लोन्स आगे देने हैं, इससे ज़्यादा लोन्स नहीं देने हैं, आई एम नॉट अलाउइंग यू दैट टू डू दैट। सो एडजस्टिंग मार्जिन, वो बोल देता है कि लोन देने का मार्जिन इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा लोन नहीं देना है। एडजस्टिंग रेट ऑन कंजम्पशन लोन, जैसे कंजम्पशन लोन्स क्या होते हैं, जैसे किसी को अपने घर में किसी फंक्शन के लिए लोन चाहिए, लाइक जैसे बहुत सारे लोग घरों में शादियों के लिए लोन लेते हैं, तो दैट इज लाइक बीइंग कंसिडर्ड एज कंजम्पशन लोन। या किसी को घर में खाने वगैरह के लिए या कुछ उस चीज़ के लिए लोन चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन लोन। तो आरबीआई जो है वो कंजम्पशन लोन कितने दिए जाएं वो भी रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। मोरल सोशल मीन्स
अगर कोई बैंक मतलब कुछ गलत काम कर रहा है, या मतलब आरबीआई जो है डायरेक्टली एक बड़े लाइक एक हेड की तरह जाकर बोल सकता है नहीं, इट शुड बी डन लाइक दिस। तो मोरल सुएशन या डायरेक्ट एक्शन के थ्रू भी क्रेडिट कंट्रोल किया जा सकता है आरबीआई के द्वारा कॉमर्शियल बैंक्स का। और जैसे ही कॉमर्शियल बैंक्स का क्रेडिट कंट्रोल हो गया, उसी के थ्रू हमारे जो पब्लिक के पास जो मनी है वो कंट्रोल हो जाता है। अब नाउ क्वांटिटेटिव मेजर्स। सो क्वांटिटेटिव मेजर्स को अगर हम थोड़ा एलोबरेशन में लेते हैं इन सबको, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर एंड लिक्विडिटी। अब क्वांटिटेटिव मेजर्स आर मीन्ड टू रेगुलेट द ओवरऑल लेवल ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी थ्रू कमर्शियल बैंक्स। तो क्वांटिटेटिव मेजर्स के मैंने आपको भी बताया कि क्वांटिटेटिव मेजर्स नोन एज जनरल और इनडायरेक्ट मेजर्स, ये इनडायरेक्ट मेजर्स होते हैं मोस्टली। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मतलब बैंक्स को डायरेक्टली नहीं बोला जा रहा है आरबीआई के द्वारा, बट बैंक रेट बढ़ा दिए जा रहे हैं, मतलब जिसपे कमर्शियल बैंक को लोन मिलेगा, तो एक तरह से इनडायरेक्ट मेजर है। अब बैंक रेट क्या होता है? इट इज द मिनिमम रेट ऑफ विच एट सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री गिव्स क्रेडिट टू द कमर्शियल बैंक्स अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज टू मीट देयर लॉन्ग टर्म नीड्स। अब यहाँ पर बैंक रेट वो रेट है जिस पर कॉमर्शियल ये सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को मनी दे रहा है अगेंस्ट उनकी सिक्योरिटीज के। तो बैंक रेट जब बढ़ मतलब इन्फ्लेशन अगर बहुत ज़्यादा सप्लाई है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन मतलब प्राइसेस बढ़ रहे हैं, हमारी सप्लाई बढ़ रही है, तो बैंक रेट को क्या किया जाएगा? बैंक रेट को बढ़ा दिया जाएगा ताकि मनी सप्लाई कम हो जाए, थोड़ा प्राइसेस वो सॉरी जो वैल्यू ऑफ मनी है वो थोड़ा सही हो जाए, बढ़ जाए। तो उसके लिए बैंक रेट को बढ़ा दिया जाता है। अब डिफ्लेशन के टाइम पे जो कि प्राइसेस कम जब बहुत ज़्यादा होते जाते हैं, तो बैंक रेट कम कर दिया जाता है ताकि ज़्यादा सप्लाई मार्केट में आ जाए। अब आता है रेपो रेट एंड इट इज़ अ रिवर्स। आप देख रहे होंगे मैंने इन्फ्लेशन और बैंक रेट पर बैंक रेट अपोजिट एरो है। जब इन्फ्लेशन है तो बैंक रेट को बढ़ाया जा रहा है, जब डिफ्लेशन है मतलब लो प्राइसेस हैं तो बैंक रेट को कम किया जा रहा है। और बैंक रेट को जब बढ़ाया जाता है, मनी सप्लाई कम हो जाती है, और जब बैंक रेट को कम किया जाता है तो मनी सप्लाई बढ़ जाती है। दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब आता है रेपो रेट। इट इज अ मिनिमम रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री गिव्स क्रेडिट टू कमर्शियल बैंक्स अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड्स। तो रेपो रेट जैसे मैंने आपको बताया था शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए दिया जाता है, ऐसे ही रेपो रेट बढ़ा दिया जाएगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, और रेपो रेट कम कर दिया जाएगा तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो इन्फ्लेशन जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं तो रेपो रेट बढ़ा दिया जाता है ताकि मनी सप्लाई कम हो जाए, और जब डिफ्लेशन मतलब लो प्राइसेस होते हैं तब रेपो रेट को गिरा दिया जाता है ताकि मनी सप्लाई बढ़ जाए। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। थोड़ा सा एक बार टेक्निकल एक बार अटेंशन आप पे करोगे खुद, तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दैट। अब आता है रिवर्स रेपो रेट। When the commercial bank have surplus funds, they can deposit the same with the central bank and earn interest. अब रिवर्स रेपो होता है कि कॉमर्शियल बैंक, मान लो एसबीआई के पास बहुत ज़्यादा पैसा, उसने सोचा कि मैं आरबीआई को दे देता हूँ और उस पर मुझे रेट मिल जाएगा। तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय सेंट्रल बैंक ऑन सच डिपॉजिट्स कॉल्ड रिवर्स रेपो। मतलब पहले तो बैंक कॉमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ रहा था, पर अब कॉमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसा है, वो बोल रहा है आरबीआई के पास मैं जमा कर देता हूँ तो आरबीआई मुझे इंटरेस्ट देगा, अब वो इंटरेस्ट से कमा सकता है। तो यहाँ पर भी इन्फ्लेशन के दौरान रिवर्स रेपो रेट जैसे ही बढ़ा दिया जाएगा, वैसे ही जो मनी सप्लाई है वो कम हो जाएगी। एंड डिफ्लेशन के जब लो प्राइसेस हैं तब रिवर्स रेपो रेट को गिराया जाएगा तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। अब आता है कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो में भी फंक्शन वही रहेगा, बढ़ाने से मनी सप्लाई कम, इन्फ्लेशन में, डिफ्लेशन में कैश रिजर्व रेशियो कम करने से मनी सप्लाई ज़्यादा। इट इज़ अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक विच इज केप्ट विद आरबीआई। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि हर कमर्शियल बैंक को थोड़ा पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ता है। तो जिस रेट पर मतलब द परसेंटेज जो होती है कि कितना पैसा जो है
वो कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास रखना है। अब आप सोचो कि मेरे पास 1000 रुपए हैं और अगर आप मतलब मैं आप लोग का एग्जांपल देती हूँ, आपको मान लो 1000 रुपए पॉकेट मनी मिली और आपको बोला जाता है कि आप 1000 रुपए पॉकेट मनी तो लोगे पर हमेशा आप 200 रुपए जो है वो इस गुल्लक में डालोगे। तो आपकी परचेजिंग पावर कितनी हुई? सिर्फ 800 रुपए। तो ऐसे ही जो आरबीआई है वो और बैंक्स को बोलता है कि मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा पर तुम्हें इतना जो पैसा है वो यहाँ पर रखना ही पड़ेगा। दैट इज कैश रिजर्व रेशो। तो कैश रिजर्व रेशो जब ज्यादा होता है तो मतलब कम पैसा बैंक्स के पास रहा। ऑब्वियसली जैसे आप लोगों को 200 रुपये बोले, अगर आप लोग को बोल दिया जाए 300 रुपये गुल्लक में डालो, मैं 1000 रुपये पॉकेट मनी दे रही हूँ बट तो 700 रुपये ही आपके पास बचे। तो एक तरह से जैसे ही कैश रिजर्व रेशो बढ़ता है ऐसे मनी सप्लाई कम हो जाता है और कैश रिजर्व रेशो जब कम होगा तो मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा। आप ये लोग स्क्रीनशॉट्स आप इन चीज़ों के ले सकते हो ताकि आपको ये याद रहे कि कब इन्फ्लेशन के दौरान क्या-क्या बढ़ रहा है, क्या कम हो रहा है और उसके थ्रू आपको मनी सप्लाई का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर दे रखा है मैंने कैश रिज़र्व रेशो जैसे बढ़ेगा, तो मनी सप्लाई कम होगा। कैश रिज़र्व रेशो जब कम हो रहा है तो मनी सप्लाई बढ़ेगा। अब आता है स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशो। It is the percentage of deposits of commercial banks, net demand and time liabilities, which every bank is required to maintain with itself in form of designated liquid assets. तो SLR जो है एक कॉमर्शियल बैंक्स को आप एक सिक्योरिटी के तौर पर अपना कुछ जो सिक्योरिटी है या लिक्विड एसेट्स हैं वो बैंक के पास रखने पड़ते हैं, आरबीआई के पास। तो उनको उनके थ्रू भी उनका भी सेम फंक्शन है कि जैसे ही स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशो जो है वो बढ़ जाता है, मनी सप्लाई मार्केट में कम हो जाती है और दैट्स व्हाई इन्फ्लेशन कैन बी कंट्रोल्ड। और स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशियो जो अगर कम कर दिया जाए तो मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाती है। तो डिफ्लेशन के दौरान स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशियो को कम कर दिया जाता है ताकि प्राइसेस को बढ़ाया जा सके मनी सप्लाई के द्वारा। Open market operations. Now it refers to buying and selling of government securities and bonds in the open market by the bank. अब ओपन मार्केट ऑपरेशन है कि गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज को बेचा जाता है, आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, बॉन्ड्स होते हैं जो कि एक सॉर्ट ऑफ पेपर होता है और आरबीआई जो है वो बैंक्स को बेचता है और उसके थ्रू मतलब अगर आरबीआई उन ज़्यादा सिक्योरिटीज को बेच रहा है तो मतलब वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी या बॉन्ड का पेपर कॉमर्शियल बैंक खरीदेगा एंड कैश बैंक्स को आरबीआई को दे देगा। तो दिस इज ओपन मार्केट ऑपरेशन क्योंकि कैश की कमी फिर कॉमर्शियल बैंक के पास कैश कम हो गया, मनी सप्लाई कंट्रोल्ड हो गई। इसी तरह अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है मतलब खरीदना शुरू करता है आरबीआई तो मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई ने खरीदी और कैश देना शुरू कर दिया बैंक्स को ताकि वो आगे और लोन देते रहें और इससे सप्लाई बढ़ जाए। Okay, so now we will move to qualitative measures. Sorry, I'm really sorry for that. Now it's qualitative credit aims of controlling specific types of credit. These are known as selective and direct measures of credit controls. So imposing margin requirements. A margin is a difference between market value of security offered against by the borrower against the loan of the amount of loan granted. मतलब एक मार्जिन फिक्स कर दिया जाता है बैंक्स के सामने, बोरोअर के सामने कि इतना आपको अपना एसेट देना पड़ेगा। मतलब मान लो आप किसी को कमर्शियल बैंक से अगर लोन चाहिए तो कमर्शियल बैंक में पहले आप अपना घर के पेपर्स देते थे या कुछ भी जो आप अपने पेपर्स प्रोवाइड करते थे। तो जो एसेट्स है मतलब एक तरह से आप गिरवी रखते हो ना बैंक के पास तो बैंक आपको लोन दे देता है पर आपके पेपर्स जो होते हैं घर के या गाड़ी अगर खरीदते हो गाड़ी के तो वो बैंक के पास रहते हैं। तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है मतलब ज़्यादा ज़मीनें आपको दिखानी पड़े
तब आपको इतना लोन मिलेगा, या आपको कम ज़मीन दिखानी पड़े तब इतना सारा लोन मिल जाएगा। तो ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स हैं वो घटा के या बढ़ाकर मनी सप्लाई कंट्रोल की जा सकती है मार्केट में। ओके, सो नाउ रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, इट रेफर्स टू फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट। रैशनिंग मतलब डायरेक्ट आरबीआई बोलेगा सिंपल इतने करोड़ रुपए का तुम्हें लोन देना है, उससे ज़्यादा का नहीं देना है, तो तुम्हारे पास लिमिट है। अब नाउ आते हैं मोरल प्रेशर एंड डायरेक्ट एक्शन। तो मोरल प्रेशर क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ persuasion and pressure that the central bank applies to other banks in order to get them fall in line with its policy. अब कॉमर्शियल बैंक्स में मोस्टली, बिकॉज कॉमर्शियल बैंक्स आर प्रॉफिट बैंक्स, ये जब तक उन लोग को प्रॉफिट मिल रहा है वो इंटरेस्ट से कमाते हैं, जिन पे वो लोन देते हैं तो वो इंटरेस्ट से कमाते हैं, दैट इज अ प्रॉफिट बैंक। तो कोई भी बैंक अगर थोड़ी सी भी लाइन से इधर या उधर जा रहा हो, मतलब उनको लग रहा हो कि ये जो बैंक है ये सही तरह से वर्क नहीं कर पाएगा, या ये सस्टेनेबल लोन्स नहीं दे रहा है, या कुछ भी ऐसा कि ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये तो डायरेक्ट मतलब मोरल प्रेशर या डायरेक्ट एक्शन आरबीआई डायरेक्ट बोल सकता है। जैसे एक टीचर एक क्लास में, जैसे अभी आप लोग तो उधर कंप्यूटर के थ्रू एक वर्चुअल वर्ल्ड में आप लोग उधर हो, अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो आई कैन नॉट से यू एनीथिंग, बट सेम, बट मैं क्लासरूम में मैं डायरेक्ट बोल सकती हूँ कि हाँ क्या हो रहा है, ये आप क्यों ध्यान नहीं दे रहे हो अब पढ़ाई पर, या क्यों इधर सुन नहीं रहे हो लेक्चर। सो सेम आरबीआई की नॉलेज में सब चीज़ें होती हैं, तो सब बैंक्स का फंक्शन कैसे चल रहा है, सो आरबीआई डायरेक्टली उन पे बोल सकता है बैंक्स को कि देखिए आप गलत कर रहे हो, अब आप इस तरह से वर्क करो, आपके लाइबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, एसेट्स और लाइबिलिटी का रेशो सही करो, या इतना ही लोन इशू करो लोगों को। तो इस तरह से मोरल प्रेशर के और डायरेक्ट एक्शन के थ्रू जो आरबीआई है वो कंट्रोल करती है कमर्शियल बैंक्स को। अब नाउ यहाँ पर हम आते हैं, ये जो मैंने आपको ऊपर जो अब तक समझाया सारा, उसका एक मैंने शॉर्ट में एक स्लाइड बना रखी है जिसमें इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के दौरान लाइक व्हाट आरबीआई डज, बैंक रेट अगर बढ़ रहा है, बैंक रेट को इन्फ्लेशन में बैंक रेट बढ़ाया जाएगा, डिफ्लेशन में बैंक रेट कम किया जाएगा। रेपो रेट बढ़ाया जाएगा इन्फ्लेशन के टाइम पे, डिफ्लेशन के टाइम पे कम किया जाएगा। एंड इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इज, inflation is rising of the prices, deflation is lowering of the prices, and inflation is rising of the prices but the value of money is decreasing. deflation में जो prices हैं वो low हो रहे हैं पर value of money बढ़ रही है। okay, so ये आप अगर click करना चाहें तो I'm just stopping for a while if you want to click it. so ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में कैसे कंट्रोल किया जाता है। और आप हमेशा ध्यान रखोगे इन्फ्लेशन में एज मनी प्राइसेस बढ़ रहे हैं और मनी की वैल्यू कम हो रही है, तो मनी सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा गवर्नमेंट के, या आई मीन आरबीआई के द्वारा। एंड इन डिफ्लेशन टाइम आरबीआई विल ऑलवेज रिलीज द मनी। ओके, तो उसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि इन्फ्लेशन के टाइम पे क्वांटिटेटिव मेजर्स अगर बढ़ाए जा रहे हैं उसका मतलब है रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है मनी सप्लाई को, और डिफ्लेशन में इट्स टोटली अपोजिट। अब नाउ मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक, क्रेडिट क्रिएशन। अब आते हैं कमर्शियल बैंक का फंक्शन विच इज सॉरी फॉर द नॉइज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। सो कमर्शियल बैंक है, अब तक हम देख रहे थे कि आरबीआई के क्या फंक्शन है, लाइक सेंट्रल बैंक क्या क्या वर्क करता है। सेंट्रल बैंक जस्ट रिकैप फास्ट कि बैंकर्स का बैंक है, गवर्नमेंट का बैंक है, मॉनेटरी मेजर्स के थ्रू वो कंट्रोल करता है इकोनॉमी में, एंड लैंड करता है कमर्शियल बैंक्स को भी मनी, और फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व करता है, और पूरी इकोनॉमी का वेलफेयर का ध्यान रखता है। सो दैट इज अ आरबीआई, और सबको मॉनिटर करता है। अब यहाँ पर कॉमर्शियल बैंक जैसे नॉर्मल जो हम जिन बैंक से हम डील करते हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी एंड लाइक सेवरल बैंक्स, तो बाहर जितने भी बैंक्स हैं दीज आर कॉमर्शियल बैंक।
अब कॉमर्शियल बैंक के मेन फंक्शंस क्या हैं? जस्ट 2 minutes, I'll again sip the water. आई थिंक आप लोग सब सुन रहे हो और मैं बोल रही हूँ तो इट्स लाइक मोर एनर्जी इज गोइंग. आई होप यू विल नॉट द ब्रेक. सो नाउ हम आते हैं क्रेडिट क्रिएशन पे. कॉमर्शियल बैंक का प्राइम फीचर है और प्राइम वर्क है क्रेडिट क्रिएशन, करेंसी क्रिएट करना. लाइक करेंसी क्रिएशन इज डन बाय सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री एंड डिमांड डिपॉजिट्स आर क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक्स. तो करेंसी जो क्रिएट कर रही है वो तो कर रही है सेंट्रल बैंक, पर जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं, मतलब हम लोग पैसे कहाँ जमा करते हैं? कॉमर्शियल बैंक के पास. तो जो कॉमर्शियल बैंक्स के पास हमने डिमांड डिपॉजिट्स जमा करे. एंड कॉमर्शियल बैंक्स क्रिएट मनी इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट टू द बोरोअर. मतलब कॉमर्शियल बैंक्स क्रिएट करती है मनी को क्रेडिट टू द बोरोअर्स, मतलब जिनको उधार चाहिए. अब उधार देकर, मतलब मान लो सेविंग बैंक ने इतना किया और बैंक के पास इतना मनी है एंड लोग लोन लेने आ रहे हैं. तो जब लोन दिए जा रहे हैं तो लोन पे एक इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, जो कि हर महीने गवर्नमेंट हर महीने बोरोअर को, जिसने उधार लिया है, उसको इंटरेस्ट ऑफ रेट के साथ उतना मनी वापस करना है. तो जो इंटरेस्ट ऑफ रेट के थ्रू कॉमर्शियल बैंक लोन देने पर कमाते हैं. ओके, तो मतलब commercial bank is a profit making bank. Commercial banks create money in the form of credit to the borrowers. Therefore, money creation by the commercial bank is also called credit creation. तो credit creation मतलब जितना भी मनी उनके पास, जैसे जितना होता है उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट को लोन में देते हैं, जो कि डायरेक्टेड होता है, जिसका मार्जिन आरबीआई के द्वारा. तो क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक डिपेंड्स अपॉन टू फैक्ट्स. अमाउंट ऑफ प्राइमरली इनिशियल डिपॉजिट्स, मतलब ऑब्वियसली किसी के पास कितना पैसा है तभी वो उतना उधार दे पाएगा. अगर उसके पास पैसा ही नहीं है तो वो लोन कैसे दे पाएगा? तो कोई भी कमर्शियल बैंक की जो लिमिट है लोन देने की, वो डिसाइड करती है कि अमाउंट ऑफ प्राइमरी या इनिशियल डिपॉजिट्स बैंक के पास कितना है. एंड नाउ अमाउंट ऑफ LRR एंड CRR प्लस SLR. लाइक LRR मतलब होता है कि कैश रिजर्व रेशो, जो बैंक ने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रेशो आरबीआई के पास रख दिया था, एक प्लस सिक्योरिटी भी उसने उसके पास रख दी थी. तो जो एलआरआर कितना बचा है, मतलब उसके पास रिजर्व रेशो, अभी जो लिक्विड रिजर्व रेशो है वो कितना बचा है, लिक्विडिटी कितनी है उसके पास, क्योंकि उसने इतना पैसा तो आरबीआई के पास रख दिया, इतनी सिक्योरिटी जो है वो भी आरबीआई के पास रख दी, जो लिक्विड सिक्योरिटी है. तो उसके पास लिक्विड रिजर्व रेशो कितना बचा, उसके थ्रू ही वो कितना लोन दे पाएगा कमर्शियल बैंक, वो डिसाइड होता है. एंड देन मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट थ्रू डेरिवेटिव डिपॉजिट्स. अब डेरिवेटिव डिपॉजिट्स के थ्रू मतलब मान लो किसी ने, लाइक समबडी हैड डन एफडी ऑफ द 5 years. अब वो 5 year की एफडी हो गई है, तो वो बैंक के पास मनी चला गया. अब मान लो किसी ने 10,000 की एफडी करी है, तो वो 10,000 को बैंक अपने पास रखेगा, पर वो बैंक उस 10,000 का, किसी को 5,000 का लोन चाहिए, वो 5,000 का लोन दे देगा उस उन 10,000 में से. अब उस 5,000 पे कितना वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, 1,000 रुपये चार्ज कर रहा है अगर, या 500 रुपये चार्ज कर रहा है, तो वो 500 रुपये उसके पास आए. तो यहाँ पर 5,000 जो उधार दिए हैं वो वापस आएंगे पर्टिकुलर अमाउंट पे विथ 500, तो 10,500. लाइक इस तरह से ऐसे ही सीक्वेंस बनते बनते वो एक क्रेडिट क्रिएट करता है डेरिवेटिव डिपॉजिट्स के थ्रू. अब बैंक कैन नॉट लेंड मोर देन प्राइमरी डिपॉजिट्स. अब ऑब्वियसली उसके पास प्राइमरी डिपॉजिट्स कितने हैं, उससे ज़्यादा चार्ज नहीं हो सकता. आप सोचो कि मेरे पास अगर 10,000 रुपये हैं जो कि प्राइमरी डिपॉजिट हैं, बाकी सब कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड हैं या कहीं ना कहीं ब्लॉक हैं, तो अगर कोई मुझसे उधार मांगता है तो मैं 10,000 ही दे पाऊंगी उधार, उधार नहीं दे पाऊंगी. तो बैंक कैन नॉट लैंड मोर देन प्राइमरी डिपॉजिट्स. अब टोटल मनी क्रिएशन इज इक्वल टू प्राइमरी डिपॉजिट्स इनटू 1 अपॉन एलआरआर. एलआरआर क्या बुलाया था अभी मैंने, लिक्विड रिजर्व रेशो.
जो कि उसके पास लिक्विडिटी मतलब कैश अवेलेबल जो रिजर्व रेशो है उसके पास, और इनटू प्राइमरी डिपॉजिट्स, तो उतना ही मनी वो क्रिएट कर सकता है उसके थ्रू, लोन के थ्रू. Let us suppose that every bank has to keep a cash reserve of 20% against its total deposits and its primary deposit of rupees 1000. देखो प्राइमरी डिपॉजिट 1000 है, और यहाँ पर अगर माना जाए कि एक बैंक को 20% जो कैश है टोटल डिपॉजिट्स का वो रखना ही रखना है, तो मिनिमम रिजर्व रिक्वायरमेंट तो हो गई 20%, एंड टोटल मनी क्रिएशन कितना हुआ 20% इंटू 1000 लाइक 5000. सो ये किससे आया, प्राइमरी डिपॉजिट इंटू 1/LRR. ठीक है, प्राइमरी डिपॉजिट तो टोटल मनी क्रिएशन 1000 रुपए से 5000 ही रुपए क्रिएट किए जा सकते हैं, क्योंकि 20% जो है अमाउंट वो मिनिमम रिजर्व रेशो में उन्होंने रख दिया है, मतलब बैंक के पास रख दिया है. अब नाउ वर्किंग ऑफ मनी क्रिएशन, जैसे यहाँ पर मैंने सिंपल एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, इतना टेक्निकल उसमें आप अगर जाना चाहो तो डिटेल्ड में. फर्स्ट राउंड पे जैसे आप देखते हो डिपॉजिट्स अगर किए गए हैं 1000 रुपीज़ का डिपॉजिट किया गया, तो रिजर्व जो आपको रखने हैं आरबीआई के पास दैट इज 200 रुपये रखने हैं. अब आपके पास बचे 800 रुपये, जो 800 रुपये आपने लोन दे दिया, मतलब एज ए कॉमर्शियल बैंक. अगर आप एक कॉमर्शियल बैंक हैं तो एक डिपॉजिट आपके पास 1000 रुपये का आया, पर आपको 200 रुपये लीगल रिजर्व रखना पड़ा, तो आपके पास लोन बचा दे. ऐसे ही सेकंड राउंड में इतना आया, फोर्थ राउंड में इतना आया, तो जो टोटल डिपॉजिट्स आपके पास 5000 थे, लीगल डिपॉजिट्स आपके पास 1000 रुपये हो गए, तो आपने लोन कितने का दिया, 4000 का. ओके, तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि इस तरह से जो कमर्शियल बैंक है वो लोन्स देने के थ्रू गेन करता है मनी को. So in every round, 80% of derivative deposits go in creation of credit and 20% go to reserve. So like 20% reserves में चले गए हैं, 80% go in creation. The process continues till the primary deposit of rupees 1000 is completely exhausted. ये प्रोसेस तब तक चलती जाती है जब तक वो जो 1000 रुपये जो फर्स्ट राउंड में जमा किए थे वो एग्जॉस्ट नहीं हो जाते हैं. इसमें आपको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. अगर नहीं समझ में आ रहा है अभी, तो सिंपल आप अपने उससे समझ सकते हो कि आपके पास अगर 100 रुपये आते हैं और 20 रुपये आपको अपने पास अपने खर्चे के रखने पड़ते हैं, आप 80 रुपये दे देते हो लोन में, फिर आपके पास आप 80 रुपये पे एक इंटरेस्ट चार्ज करते हो, जो कि आपके पास पैसे आते हैं 20 रुपये आए मान लो उसको, आप आपने उससे 20 रुपये से 20 रुपये में आपने 10 रुपये उधार दे दिए. तो आप इस तरह से देख सकते हो कि आप कितना साइकिल चला सकते हो रुपीज़ उधार देने का, एंड आप कितना अर्न कर रहे हो. तो जस्ट इसको एज अ होमवर्क लेना और अपने से सोचना, तो आई थिंक दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल. अब हम यहाँ पर आते हैं डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक. तो मैंने आपको सारे सेंट्रल बैंक के फंक्शंस बताए थे, कॉमर्शियल बैंक्स के फंक्शन बताए थे. डायरेक्ट डिफरेंस कभी कभी पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस में, पेपर में, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक. सो कॉमर्शियल बैंक में कुछ जो बेसिस हैं लाइक फीचर्स हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे. दैट इज पोजीशन. सो सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बैंक, और कॉमर्शियल बैंक जो है जस्ट अ पार्ट ऑफ सेंट्रल बैंक, मतलब बहुत छोटे हैं. मतलब वो एपेक्स जो है वो हेड इंस्टीट्यूट है, वो इन सबको डील कर रहा है. नंबर, सेंट्रल बैंक is only one in country and large number of commercial banks are available. देखिए आप कॉमर्शियल बैंक्स बाहर कितने हैं, बहुत सारे बैंक्स हैं. लाइक मैं तो कुछ ही गिना रही हूँ आपको कि एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, लाइक मैनी अदर बैंक्स. सो बट यहाँ पर सेंट्रल बैंक जो है वो सिंपल एक है. ऑनरशिप सेंट्रल बैंक की किसके पास होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास. कॉमर्शियल बैंक की किसके पास है, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर ओन्ड होते हैं. तो डीलिंग सेंट्रल बैंक जो है पब्लिक के साथ डील नहीं करता, कॉमर्शियल बैंक डायरेक्टली डील्स विद पब्लिक. जो मोटिव होता है सेंट्रल बैंक का, मतलब आरबीआई का, पब्लिक वेलफेयर होता है. कॉमर्शियल बैंक का जो मोटिव होता है दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन.
क्रेडिट क्या होता है? सेंट्रल बैंक क्रेडिट को कंट्रोल करता है कि कितना क्रेडिट दिया जाना चाहिए, कितना मनी सप्लाई होना चाहिए इकोनॉमी में। एंड कॉमर्शियल बैंक जो होता है वो मनी क्रेडिट को क्रिएट करता है थ्रू लोन्स। एंड करेंसी अथॉरिटी, सॉल अथॉरिटी, प्रिंटिंग की, इशू करने की करेंसी को वो कॉमर्स सेंट्रल बैंक के पास होती है। कॉमर्शियल बैंक के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है। तो नॉर्मल जो बैंक्स हैं वो करेंसी को इशू नहीं करते हैं। अब नाउ स्टेटस। सो स्टेटस जो है बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये जो है बैंकर गवर्नमेंट का बैंक मतलब बैंक है एक तरह से। तो गवर्नमेंट बैंक में बैंकर टू द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को अगर पैसे चाहिए तो वो डायरेक्टली आरबीआई से उधार ले सकती है। पर कॉमर्शियल बैंक की ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उसे गवर्नमेंट को पैसा देना पड़े। अब नाउ थोड़ा सा हम आगे चलते हैं कि एन एक्स्ट्रा माइल, लाइक आई एम जस्ट सेइंग। अब यहाँ पर मनी, जो डिमांड ऑफ मनी है वो किस चीज़ से आती है? तो जो मनी के जो मोटिव है उससे आती है मनी की डिमांड। मनी के क्या क्या मोटिव्स हैं? मनी के 3 मोटिव्स हैं। वन इज ट्रांजैक्शन मोटिव, वन इज प्रिकॉशनरी मोटिव, वन इज स्पेक्युलेटिव मोटिव। अब इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। आपके पास अगर 100 रुपीज़ हैं फॉर एग्जांपल, 100 रुपीज़ में से आपको 50 रुपए तो चाहिए जिनसे आपको सामान थोड़ा बहुत खरीदना पड़ेगा, कि मतलब मुझे हाँ यार ये खरीदना पड़ सकता है, इसके लिए मुझे 50 रुपए चाहिए होंगे। प्रिकॉशनरी मोटिव, कि अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए, मतलब मान लो यार बस नहीं मिली, चलो मुझे इससे कुछ भी, मुझे इतने रुपीज़ यहाँ पे चाहिए हो सकता है, तो दैट इज प्रिकॉशनरी मोटिव। और एक होता है स्पेक्युलेटिव मोटिव, कि मतलब ऐसा अगर मुझे इतना, मैं प्रिकॉशनरी में तो आपने थोड़ा अपने पास सेव करके रख लिया है। स्पेक्युलेटिव मोटिव मतलब कि अगर मैं इतना इन्वेस्ट कर देता हूँ तो मुझे इतना मनी मिल जाएगा। स्पेक्युलेट किया आपने उस चीज़ को, तो मतलब लाइक प्रिडिक्ट किया एक तरह से। तो यहाँ पर कैश बैलेंसेस रेफर टू द अमाउंट ऑफ मनी पब्लिक इंटेंस टू मेंटेन फॉर सर्टेन मोटिव। तो ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेक्युलेटिव मोटिव। एंड आप यहाँ पर देख रहे होंगे डीएम, जो डिमांड मनी है, डिमांड ऑफ मनी ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए इज इक्वल टू एफ वाई, मतलब फंक्शन ऑफ वाई। वाई क्या है? इनकम। तो ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेक्युलेटिव मोटिव का जितना भी डिमांड है मनी का, दैट इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। मतलब आपकी जितनी इनकम होगी उतनी, उसी हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि कितनी ट्रांजैक्शन करनी है, कितना प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए मनी बचा के रखना है, और कितना स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए इन्वेस्ट करके रखना है। अब आता है मनी मल्टीप्लायर एंड डिपॉजिट मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर मेजर्स हाउ मेनी टाइम्स द टोटल डिपॉजिट वुड बी of the initial primary deposit which is determined by LRR। तो मनी जो मल्टीप्लायर है, मतलब मनी को दुगुना तिगुना चौगुना करने का जो एक वो होता है, मतलब पावर वो कितनी है, तो इज इक्वल टू 1/LRR। LRR क्या था? लिक्विड रिजर्व रेशियो जितना होगा उससे, उसी के अकॉर्डिंग मनी को दुगुना या तिगुना किया जा सकता है। अब आता है मॉनेटरी सिस्टम इन इंडिया। So यहाँ पर India at present follows paper currency standard because here standard currency is made of paper currency. This standard is also referred as managed currency standard. तो जैसे कि जो भी हम लोग पेपर मनी यूज करते हैं उसे बोलते हैं हम मैनेज्ड करेंसी स्टैंडर्ड, बिकॉज एनी अमाउंट ऑफ नोट्स कैन बी इशूड विद द मिनिमम बैकअप ऑफ गोल्ड। तो मैनेज करेंसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कितनी भी करेंसी इशू की जा सकती है। एक पर्टिकुलर बैकअप जो गोल्ड का, जैसे मैंने आपको बताया था कि 115 करोड़ का गोल्ड रखना ज़रूरी है और 200 का मिनिमम रिजर्व रखना ज़रूरी है। तो कितनी भी करेंसी उनके अकॉर्डिंग निकाली जा सकती है। कॉइन्स इन इंडिया आर लिमिटेड लीगल टेंडर। कॉइन्स इन इंडिया लिमिटेड लीगल टेंडर मतलब अगर अब आप किसी को 10,000 रुपये देने जाते हो मार्केट में, आप उसको 10,000 के कॉइन देते हो, तो वो मना कर सकता है कि नहीं, मुझे 10,000 के कॉइन्स नहीं चाहिए। मैं 10,000 के कॉइन्स, इनको मैं काउंट कैसे करूँगा, इनको मैं कैसे रख पाऊँगा या स्टोरेज इसका। तो कॉइन्स
इन इंडिया लिमिटेड लीगल टेंडर, मतलब कोई मना कर सकता है कि मैं 10,000 रुपए की कॉइन्स नहीं ले रहा हूँ, नोट दो। बट जो पेपर नोट हैं, वो कोई भी मना नहीं कर सकता लेने के लिए। तो अगर आप यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ मोस्टली चलता है कि मेरे पास 500 का नोट है और चलो खुला नहीं मिल रहा है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग कि पर्सन के पास चेंज नहीं है उसके। बट वो 500 रुपए का नोट वो मना नहीं कर सकता है लेने के लिए, और वो ये कहे नहीं मुझे 500 के ही नोट दो, 500 रुपए का नोट मत दो, ऐसा नहीं है। तो पेपर नोट जो है वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर है, मतलब उसके पास लीगल बैकअप है। पर कॉइन्स के पास लिमिटेड लीगल टेंडर है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 रुपये दे सकते हो, 2,000 रुपये दे सकते हो, डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि वो कितने रुपीज़ के कॉइन्स लेना चाह रहा है। पर आप अगर आप मार्केट में कुछ चीज़ खरीदने जाओगे, 10,000 रुपये के कॉइन्स दोगे, तो वो पर्सन मना कर सकता है शॉपकीपर कि नहीं, नहीं चाहिए। अब मैं यहाँ पर सिंपल एक जस्ट एक हल्का सा रिवीजन एक और आप कर लीजिए रिजर्व मनी का। तो रिजर्व मनी क्या था? हाई पावर्ड मनी, जिससे हमने बोला था जैसे मैंने M1 M2 M3 M4 आपको बताए थे। तो रिजर्व मनी जो होता है उसे हाई पावर्ड मनी बोलते हैं, और वो क्या होता है? करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंक डिपॉजिट विद आरबीआई प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। तो जो हाई पावर्ड मनी है वो एक तो सर्कुलेशन, लोगों के पास कितना मनी है वो है, एंड करेंसी इन सर्कुलेशन में ये बैंक का डिपॉजिट कितना है आरबीआई के साथ, और अदर डिपॉजिट्स आरबीआई के पास कितने हैं। और ये सिंपल यहाँ पर सेम मैंने वही चीज़ लिखी है जो मैंने नैरो मनी, जो मैंने आपको चार्ट में पहले दिखाया था कि M1 क्या है, M2 क्या है, M3 क्या है, M4 क्या है। आप इसको क्लिक करना चाहें तो क्लिक कर ले सकते हैं। अभी मैं आपको I think it's about to time. Sorry, like I didn't see 11:53 हो गए हैं. Sorry. So you have 7 minutes right now. अगर मैं आपको 2-3 मिनट दे रही हूँ, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ एक बार आप स्क्रीन पे देखेंगे जहाँ पर आपके पास मुझसे क्वेश्चंस पूछने का वो है, आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप क्वेश्चन एंड आंसर में टाइप करें। जैसे मैं यहाँ पर हेलो टाइप कर रही हूँ, मे बी अगर आपको दिखे तो। सो आप यहाँ पर कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जितना अब तक मैंने पढ़ाया है उसके रिगार्डिंग। सो आप लोग का अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है, लाइक मे बी टाइपिंग और व्हाट। सो मैं आप लोगों को 2-3 मिनट्स और दे रही हूँ, लास्ट के एटलीस्ट मैं 4 मिनट्स या 5 मिनट्स मैं वैसे होने ही वाले हैं। तो मैं क्वेश्चन एंड आंसर के लिए चाह रही थी कि आप लोगों को अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो, नहीं तो अगर यहाँ पर क्वेश्चंस नहीं है आप लोगों के पास तो मैं हल्का सा एक जल्दी जल्दी जो रिकैप है वो दिखा रही हूँ। पहले आपके पास आता है, हमने पढ़ा था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के बाद हम आए थे इवोल्यूशन ऑफ मनी पे कि कैसे कैसे मनी ग्रो किया। एंड कमोडिटी मनी से मेटलिक मनी, फिर पेपर मनी, एंड देन बैंक क्रेडिट मनी, प्लास्टिक मनी, ई मनी, एंड नाउ अभी क्रिप्टो करेंसी। तो हमने ये इवोल्यूशन देखा मनी का। देन मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं फंक्शंस ऑफ मनी, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मनी। तो मीनिंग एंड फंक्शंस, क्योंकि मैंने मीनिंग बताए थे मनी इज व्हाट मनी डज, और वो क्या क्या थे, functions of money क्या क्या थे? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, basis of credit, distribution of social income, general form of credit and maximum benefit। तो ये आपको याद रखना है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मनी, और एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मनी। अब प्राइमरी, सेकेंडरी, एंड टर्शरी, जो भी फंक्शंस होते हैं वो मैंने आपको समझाया। फिर उसके बाद मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया मनी का कि मनी कितने टाइप का होता है। फुल बॉडीड मनी, क्रेडिट मनी, फ्लैट मनी। फैक्ट्स बताएं थोड़े आपको।
पता है इंडियन करेंसी के कि ₹1 और उससे कम के जो नोट्स हैं वो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है, बाकी ₹1 से ऊपर के जितने भी नोट्स हैं वो आरबीआई पब्लिश करती है। या कुछ भी जो भी रुपीज़ जो हैं वो एक कॉटन फ्रैग उसमें यूज़ होता है बनाने में, 17 लैंग्वेजेज़ एक नोट पर आप देख सकते हैं। और महात्मा गांधी जो सीरीज़ ऑफ नोट्स हम चलाते हैं वो 1996 में आया था। और ये जो मार्क्स हैं, जो नॉर्मल डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स हैं, वो बताते हैं कि कंट्री कहाँ पर ये करेंसी कहाँ पर प्रिंट हुई है। ये जो नोट है कहाँ पर प्रिंट हुआ है। बैंकिंग में मैंने आपको कंपनीज़ के ऐड कि बैंक का क्या फंक्शन है, कि एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉज़िट, लेंडिंग ऑफ फंड्स फिर देन आई केम टू सेंट्रल बैंक जिसमें मैंने आपको सेंट्रल बैंक का मीनिंग, फीचर्स कि बैंकर्स बैंक क्या-क्या करता है। सेंट्रल बैंक के फीचर्स क्या होते हैं, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ आरबीआई मैंने आपको समझाए।